Thank you, Rishad. I missed that. अभी वाला रिकॉर्डिंग. You can hear me? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हेलो. हाँ, Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. प्लीज बी एक्टिव क्योंकि No voice, sir. हेलो. हेलो. Yes, sir. Audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. Sorry, disconnect हुआ था. So let me go back again. Quickly brief कर रहा हूँ मैं because recording has just started. हम लोगों ने टी टेस्ट के बारे में पढ़ा एंड देन अनोवा इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. राइट, जी टेस्ट, टी टेस्ट एंड अनोवा. राइट, ये सारे जो टेस्ट थे, ऑल द 3 टेस्ट आर समथिंग दे आर कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ मीन. राइट, टेस्ट ऑफ मीन है ये सब. नाउ हम लोगों ने देखा था जी टेस्ट कब होता है. तो जी टेस्ट हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं. दैट मीन्स पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम लोग जी टेस्ट लेते हैं. टी टेस्ट कब लेते हैं? तो टी टेस्ट हम लोग जब लेते हैं जब हमारे पास सैंपल की बात होती रहती है. मतलब नॉर्मली जो मोस्ट प्रैक्टिकल केस है वो टी टेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सैंपल की बात कर रहे हैं. तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और जो भी पैरामीटर है वो कैलकुलेट करना आसान होता है बिकॉज दैट इज फाइनाइट. ठीक है. फिर हमने देखा था कि टी टेस्ट भी 3 तरह के होते हैं. एक होता है वन सैंपल. वन सैंपल मतलब वन कोका कोला बॉटल. जैसे हमारे पास क्लेम है कि कोका कोला बॉटल है, उसमें अगर 500 ml लिक्विड की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक सैंपल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, और वो जो भी सैंपल आपने निकाला उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे कि भाई इसकी जो वॉल्यूम है वो 500 है या नहीं है. सो इट इज जस्ट वन सैंपल टेस्ट. दूसरा हमने देखा था कि इसी में ही दूसरा टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज टू सैंपल टेस्ट. सो टू सैंपल में हमने देखा था टू सैंपल इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. वन इज paired t-test and another one is independent t-test. Now what is paired and what is independent वो जानने से पहले हम लोग समझते टू सैंपल मतलब क्या होगा. तो टू सैंपल मतलब ये हो गया कि अगर हमारे को किसी भी केस में देयर आर टू डिफरेंट सैंपल्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन. अगर हमको कहीं से भी 2 सैंपल निकालने पड़े, जैसे फॉर एन एग्जांपल पहला वाला हमारे पास क्या आ जाएगा. तो पहला वाला हमने बोला कि क्वालिटी ऑफ something at Pune branch is not at par with quality at Bangalore. पुणे ब्रांच के अंदर किसी भी एक कोई चीज रहेगी उसकी क्वालिटी बेंगलोर में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी से अलग है. तो वो जो रहेगा हमारे पास उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको पहले पुणे ब्रांच में जाना पड़ेगा और एक सैंपल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन बेंगलोर ब्रांच में जाना पड़ेगा एंड देन अगेन सैंपल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो एक सैंपल आपके पास आएगा पुणे ब्रांच से और एक सैंपल आएगा बेंगलोर ब्रांच से. एक सैंपल आपको पुणे ब्रांच से निकालना पड़ेगा, एक सैंपल आपको बेंगलोर ब्रांच से निकालना पड़ेगा. जब ये 2 सैंपल हमारे पास ड्रॉ होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टू सैंपल टेस्ट. एक ये सैंपल है, एक ये सैंपल है. हाउएवर इस केस में अगर आपने देखा था तो एक ही ब्रांच थी, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, उस पर गए आपने और एक सैंपल आपने ड्रॉ कर दिया. इट में बी 40, इट में बी 60, इट में बी एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आपको 2 सैंपल निकालने पड़े 2 अलग अलग ब्रांच में जाके या 2 अलग अलग जगह जाके तो दैट इज कॉल्ड एज टू सैंपल टेस्ट.
ठीक है, एनी डाउट इसमें? राइट, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ वी मेजर द क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। कैसे क्वालिटी मेजर करते हो? लाइक आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है या बुरा है, कैसे इसकी क्वालिटी निकालते हो आप? लेट्स से टीवी, कैसे निकलती क्वालिटी उसकी? Picture quality, sound quality, and number of hours that LED display can run. Specification. एंड ड्यूरेबिलिटी के कितने दिन चलता है वो, करेक्ट, तो वो ड्यूरेबिलिटी कैसे मेजर करते हो इरशाद? नंबर ऑफ इयर्स, मंथ। हाँ, नहीं एज अ कस्टमर कैसे आप बिलीव करते हैं कि ये क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी का टीवी है और ये कम क्वालिटी का टीवी है एज अ कस्टमर? एज अ कस्टमर लाइक वेरी फर्स्ट की प्रेफरेंस तो देते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसा है। हाँ, वो एक अलग मेजरमेंट हो गया, बट मेनली टीवी चलेगा या नहीं ये कैसे मेजर होता है? तो ये होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर रहता है वो गारंटी कितनी दे रहा है उसकी। हाँ, वारंटी कितने इयर्स का दे रहा है, और प्लस हम हम पास्ट एक्सपीरियंस से भी देखते हैं कि हाँ ये सोनी का टीवी लाइक कितने दिन इन्होंने लिया था, इतना अच्छा चला, ये सब भी करेक्ट, देखते हैं कि हाँ। दो चीजों पे आप लोग ध्यान रखो, जहां पे भी पास्ट एक्सपीरियंस, जनरल ऑब्जर्वेशन, पुराना हमने जो देखा है वो सब चीजें आती है ना, तो वो स्टेटिस्टिक्स में उसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट क्वांटिटेटिव। देयर आर टू थिंग्स, वन इज क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ये टर्म्स जानना इसलिए जरूरी होता है और मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वालिटेटिव, तो एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? तो क्वांटिटेटिव मतलब जब भी आप नंबर्स और फिगर्स में बात करोगे, जब भी आप नंबर्स और फिगर्स में बात करोगे तो क्वांटिटेटिव होता है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट एक्स जो है, स्टूडेंट एक्स जो है स्टूडेंट वाई से बेटर है, अगर आपने ये बोला तो यहाँ पे आपने नंबर नहीं बोला, आपने बोला कि यार एक एक्स जो है वो वाई से बेटर है, बट इसमें कोई फिगर्स नहीं है, इसमें कोई सपोर्टिंग नंबर्स नहीं है। अगर ऐसी चीजें है जिसके अंदर कोई सपोर्टिंग नंबर्स नहीं होता है, सिर्फ हम बोलते हैं कि ये इससे अच्छा है, दिस इज बेटर देन दिस। नॉर्मली फिलिप्स का टीवी अच्छा चलता है तोशिबा से। तो ये जो चीजें आपने बोली नॉर्मली, जनरली, जस्ट एक कंपैरिजन से बताया है, पास्ट एक्सपीरियंस से बताया, तो वो जो कहलाता है वो होता है क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटेटिव। इसमें कोई नंबर एसोसिएटेड नहीं होते, फिगर्स एसोसिएटेड नहीं होते। बट अगर हम ये बोलेंगे कि विद द पास्ट डेटा वी कैन से दैट TVs produced by Philips is 2 times durable than Toshiba। मतलब अगर तोशिबा का 1 साल चलेगा तो फिलिप्स का 2 साल चलेगा, ऐसा अगर हमारे पास है तो यहाँ पे क्या है, नंबर से कि फिलिप्स, क्वालिटी ऑफ फिलिप्स इज ट्वाइस एज गुड एज तोशिबा। तो यहाँ पे हमने नंबर्स की बात करी है, अगर नंबर की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो एक हो गया क्वालिटेटिव, एक हो गया क्वांटिटेटिव, समझा? क्वालिटेटिव मतलब आप नंबर की बात कर रहे हो, क्वांटिटेटिव मतलब कि ये इससे अच्छा है बट उसके पीछे कुछ नंबर्स नहीं है, राइट? समझे? अगर आपने बोला कि मेरा वेट बढ़ गया है, अगर आपने किसी को ये बोला कि वेट बढ़ गया है, तो बढ़ गया मतलब बढ़ गया, बस वो क्वालिटेटिव हो गया। बट आपने बोला कि अगर मेरा वेट पहले से 5 किलो ज्यादा हो गया है, तो हियर देयर इज अ नंबर एसोसिएटेड 5 kg, सो दैट इज अगेन क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दो चीजें हमारे पास होती है। अब आप जो बोल रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजरमेंट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वालिटी का भी जो मेजरमेंट होता है दैट इज विथ सम नंबर्स। नंबर्स मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि फिलिप्स और किसी दूसरी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी जो भी रहती थी, पहले हम लोग गारंटी से बात करते थे कि कितने साल की गारंटी कोई कंपनी दे रही है। अगेन जो अगर कोई कंपनी है गारंटी दे रही है, अगर कोई कंपनी, तो वो जो गारंटी रहेगी वो भी किस बेसिस पे देती है, वो भी इस पे देती है कि मैं 100 टीवी सेल करूंगा तो कितने क्लेम मेरे पास वापस आते हैं। इफ इट इज 1 क्लेम, 2 क्लेम और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन हो जाता है, तो उसमें हम लोग अभी डिटेल में नहीं जाते। बट अगेन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी एक कंपनी की, मतलब हमने बोला कि जो वट एक ही कंपनी है, लेट्स से फिलिप्स कंपनी है, बट इट हैज बीन क्लेम्ड बाय समबडी कि जो भी क्वालिटी ऑफ टीवी प्रोड्यूस्ड एट पुणे ब्रांच, that quality is better than the quality of TV produced at Bangalore branch. So quality of Philips TV is at Pune branch is better than quality of Philips TV at Bangalore branch. ऐसा कोई क्लेम आया, कंपनी एक ही है बट 2 अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा कोई क्लेम है, नॉर्मली ऐसे क्लेम तो सुन के
नॉर्मली लोग फॉलो नहीं करते, बट इट मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो रहा हो सकता है कि कुछ क्वालिटी प्रोसेसेस, क्वालिटी चेक जो है पुणे ब्रांच में पूरे हो रहे हो, बेंगलोर में वो अडॉप्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं प्रोसेस फ्लॉ हो ऐसा। तो अगर आपको ये सब चीजें चेक करनी रहेगी तो क्या करोगे? सबसे पहले आप जाओगे पुणे ब्रांच में, वहां से कुछ 40-50 टीवी निकालोगे, और फिर बेंगलोर जाओगे और वहां से कुछ टीवी निकालोगे और उनका टेस्ट करोगे। अब ये जो सिंपल टेस्ट था दोनों का, उस टेस्ट के बेसिस पे आप देखोगे कि भाई इससे जो जितने दिन चलती है टीवी और इसकी जो जितने दिन टीवी चलती है, क्या दोनों बराबर चल रही है या सिग्निफिकेंटली डिफरेंट चल रही है। ठीक है, अगर वैसा हो जाता है तो फिर देन यू कैन एक्सेप्ट द क्लेम और रिजेक्ट द क्लेम। बट इसमें क्या किया आपने? वन सैंपल यहां से निकाला और वन सैंपल यहां से निकाला। सो हाउ मेनी सैंपल्स वी हैव? 2 सैंपल। अगर वी हैव टू, इफ वी हैव 2 सैंपल देन इट इज कॉल्ड एज 2 सैंपल टेस्ट। तो 2 सैंपल टेस्ट तभी होता है जब 2 ग्रुप हमारे पास हो, राइट। नॉर्मली आपने एक डिबेट सुना होगा कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12th एग्जामिनेशन जो रहती है, उसमें नॉर्मली न्यूज़पेपर में हेडिंग आती है कि अगेन गर्ल्स हैव स्कोर्ड बेटर देन बॉयज। ठीक है, इस तरह का क्लेम्स हमारे पास आते हैं। किसी भी एग्जाम में गर्ल्स ने बॉयज से अच्छा परफॉर्म किया या बॉयज ने गर्ल्स से अच्छा परफॉर्म किया, अगेन ये जो चीजें रहती है, किसने ऐसा बोल दिया? they talk about they talk just from the perspective of what, from the perspective of topper, कि टॉपर जो थी अगर गर्ल थी तो दे विल से गर्ल्स हैव परफॉर्म बेटर देन बॉयज, और टॉपर अगर बॉय था तो बॉयज हैव परफॉर्म्ड, या फिर दे टेक एवरेज नंबर, राइट। बट अगर इस तरह का अगेन हमारे पास कोई क्लेम आता है कि गर्ल्स हैव परफॉर्म बेटर देन बॉयज और बॉयज हैव परफॉर्म बेटर देन गर्ल, तो उसके लिए भी हमारे पास स्टेटिस्टिक्स के टेस्ट हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। and then we can say that statistically it is not proven that girls are better than boys or boys are better than girls। ये बहुत जनरल एग्जांपल्स मैं आपको ले रहा हूँ, बट इस तरह के एग्जांपल्स आपको इंडस्ट्री में बहुत सारे मिल जाएंगे और उसके अंदर आपको प्रूव करना पड़ेगा। अनदर एग्जांपल, डिजिटल मीडिया कैंपेन। डिजिटल मीडिया समझते हो क्या होता है? सॉरी, डिजिटल नॉट मीडिया, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट? कि फेसबुक रहेगा, फेसबुक के आप ऊपर आप लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि नाउ लेट्स से आपने कुछ नया बिजनेस शुरू किया, अपीयरल स्टोर शुरू किया, कपड़े बेचने का दुकान शुरू किया, ठीक है, तो उसका आपने एडवर्टाइजमेंट दिया। अब वो एडवर्टाइजमेंट दोगे तो उसके लिए आप जो भी ग्राफिक डिजाइनर रहोगे उससे 2 क्रिएटिव बनाओगे, अच्छे 2 क्रिएटिव्स बनवाए कुछ फोटो को लेके सलमान खान का, तो एक के अंदर सलमान खान है और दूसरे के अंदर शाहरुख खान है, लेट्स से, ऐसे 2 आपने क्रिएटिव बनवा लिए, और दोनों को आपने अपना ब्रांड का जो भी था शर्ट पहनाया, एंड देन उसको सेम ऑडियंस पे पब्लिश किया, सेम ऑडियंस, सेम डे, सेम एज ग्रुप, मतलब सब कुछ सेम, ऑडियंस सेम, मतलब वैसे तो आप 1 to 1 मैप नहीं कर सकते, बट उसके अंदर क्या होता है फेसबुक पे कि ऑडियंस का वो रहता है, एज ग्रुप रहता है। तो एज ग्रुप, लेट्स से आपने एज ग्रुप सिलेक्ट किया 20 to 30 ईयर्स वाले, ठीक है, एंड देन लोकेशन आपने सिलेक्ट की पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये 4, ठीक है, एंड मे बी द टाइम है जो एडवर्टाइजमेंट आपका लाइव रहता है, तो उसका टाइम आपने देख लिया कि मॉर्निंग 9 से लेके आप इवनिंग 9 तक इसको पब्लिश करते रहोगे। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स बाय विच यू पब्लिश टू योर एडवर्टाइजमेंट। मॉर्निंग 9 to 9 AM, 9 AM to 9 PM चलेगा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में चलेगा, और ऑडियंस ग्रुप होगा 20 to 30 ईयर, ठीक है। और अब आपने ये जो 2 एडवर्टाइजमेंट थे, ये हमारा शाहरुख खान का था और ये सलमान खान का था। अब आपको देखना है कि कौन सा क्रिएटिव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन, इसको आप क्रिएटिव को बोलते हैं कैंपेन, तो कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच डिजिटल कैंपेन इज डूइंग गुड व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज। तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों पब्लिश किए और दोनों के फिर रिजल्ट्स आपने लेना शुरू कर दिए। अब जो रिजल्ट लिए हैं वो रिजल्ट, एक आपके पास आया है सलमान खान वाला और एक आया है शाहरुख खान वाला, मतलब आपके पास अगेन 2 अलग अलग सैंपल्स आ गए हैं, और आपको कंपेयर करना है विच इज स्टेटिस्टिकली बेटर देन द अदर एडवर्टाइजमेंट। इट मे पॉसिबल कि सलमान वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करे या शाहरुख वाला बहुत अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वली वेल करें या लगभग बराबर करें, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है तो यू कैन थ्रो एनी ऑफ देम। अगर दोनों में बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है कुछ, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका कुछ तो रीजन होगा जिसके लिए ये क्लिक कर रहा है, या दूसरे वाले में कुछ तो खराब चीज आपने डाल दी जिसके कारण वो फ्लॉप हुआ है। इट मे बी द एक्टर्स बट इट मे बी द कंटेंट एज वेल, ठीक है। तो ये इस तरह की स्टडी अगर आप लोगों को करनी रहती है, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक सैंपल जो भी ऑडियंस था या जितने लोगों ने परफॉर्म रिजल्ट दिया था इधर से लेंगे, दूसरा इधर से लेंगे, एंड देन यू विल काइंड ऑफ सी इट। सैंपल मतलब क्या हुआ कि एक आपने लेट से वीक 1 में पब्लिश किया, दूसरा वीक 2, तीसरा वीक 3, चौथा वीक 4, इसमें भी वीक 1, 2, 3, 4 ऐसे, या अलग अलग वीक आपने ले लिए।
अब इसमें लेट से 30 ऑडियंस थी, यहाँ पे 40 लोगों ने रिप्लाई किया, यहाँ पे 10 लोगों ने ही रिप्लाई किया इसको, फिर चौथे वीक में मान लो 5 लोगों ने ही रिप्लाई किया, यहाँ पे जो था 30 लोगों ने किया, 20 लोगों ने किया, 50 लोगों ने किया, एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो तो आप एक सिंपल इसमें से ले लो और एक सिंपल इसमें से ले लो, एंड नाउ यू कैन कंपेयर बोथ कि वो दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, समझे कहाँ कहाँ पे इसके इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। दिखने में तो बहुत ज्यादा वो मेथोडोलॉजिकल लग रहा था, बहुत ज्यादा स्टेटिस्टिकल लग रहा था, बट अभी समझ में आ रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है प्रैक्टिस में। गाइस एनी क्वेश्चन? सर एक बार ये जो एग्जांपल दिया आपने सर, हम्म। मतलब मतलब ये आपको क्वालिटी पुणे और पुणे सर, सर इसमें मतलब कि मतलब बेसिकली में डिफरेंस मतलब एक तो मतलब निकालना है, मतलब कि जो है क्वांटिटी और क्वालिटी इसको लेके निकालना है। नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी को नहीं निकालना है। क्वालिटेटिव वो तो मैंने दो वेरिएबल्स के नाम, दो टाइप के वेरिएबल्स बताए। दो टाइप के वेरिएबल मतलब एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जहां पे हमारे पास कोई नंबर नहीं होते हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर होते हैं। जिसमें क्योंकि क्या नंबर्स होता हैं। है कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो या जब भी बात करते हो तो ये टर्म्स बार बार यूज होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और एज अ डेटा साइंटिस्ट दिस जार्गन इज समथिंग विच इज वेरी गुड टू यूज। ठीक है, वो यूज करना ही चाहिए। ऐसा नहीं बोलोगे कि वो सारे वेरिएबल जिसमें नंबर्स में बात कर रहे हैं या सिर्फ वैल्यूज में बात, तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो जस्ट एक वर्ड यूज करो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, सामने वाला समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक अच्छा है। सर, अभी सर ऐसा ये जो एड वाला आपने एग्जांपल दिया, इसमें मतलब कोई पीरियडिक टाइम भी हम डिसाइड करना है कि इसमें 6 महीने देना है, 4 महीने देना है, या 4 हाँ, महीने में इतना दिए? करेक्ट, वो जरूरी है। रीजन क्या होता है कि एक या दो ऐड के बेसिस पे आप कुछ भी नहीं कह सकते ना। अब यस ये सर। हो सकता है कि जिस दिन आपने पब्लिश किया हो या जिस वीक में आपने पब्लिश किया हो वो वीक कुछ अलग ही टाइप का हो। लेट्स से उस टाइम पे आईपीएल चल रहा है, अगर उस पे आईपीएल चल रहा है तो लोग आईपीएल देखने में बिजी है, अभी वो तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो सब सचिन और सहवाग वगैरह को ढूंढते रहेंगे या जो भी आपका फेवरेट है उसको ढूंढते रहेंगे। तो वैसा भी हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं ना कभी, या फिर कोई त्योहार वाला टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे लोग हो सकता है कि ओवरवेलमिंग में मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस कर दें आपके एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि आपका अपीयरल का बिजनेस। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि शाहरुख का एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा था इसलिए रिस्पॉन्ड किया उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बिकॉज कि वो फेस्टिव सीजन चल रहा था, वो शाहरुख आता है, शाहरुख नहीं भी आता, कोई दूसरा भी बंदा आ जाता था जो वेल नोन नहीं है, तो उसके एडवर्टाइजमेंट पे भी इक्वली रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो इट इज नॉट शाहरुख हु काइंड ऑफ मेड द कैंपेन पॉपुलर, इट इज जस्ट द टाइमिंग। तो फिर हम लोग उसको कैसे नलीफाई करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो लंबे टाइम के लिए चलाते हैं, करीब 2-3 महीने के लिए चलाते हैं। तो क्योंकि 2-3 महीने में क्या होगा कि हो सकता है पहला महीना त्योहार वाला होगा, बट अगर क्रिएटिव बहुत ही खराब होगा या बैड ही होगा तो ऑटोमेटिकली अगले 2 महीने में वो डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहते हैं इस तरह के वो नलीफाई हो जाते हैं। करेक्ट। यस सर, यस। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चल, कोई क्वेश्चन है किसी को? ऑल वेल? तो समझा अभी 1 सैंपल 2 सैंपल क्या होता है? कनिष्क को समझ में आ रहा है? नीरज? यस सर। ओके, चलो। रिसेंटली सर। हाँ हाँ, आई नो, बट ये टॉपिक भी हम लोगों ने अभी शुरू किया है, सो इट इज नॉट रियली कनेक्टेड टू द ओल्डर टॉपिक्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। कुछ प्रॉब्लम रहता है आप बताओ, नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये सब स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, इसमें कोई पुराना कनेक्शन नहीं कि आपने पाइथन नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सब चीजों की। फिलहाल टॉपिक समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप पूछो उसको। ठीक है, यस सर। एक बार पूरा वीडियो देख लूंगा, उसके बाद फिर देन आई विल आस्क। ओके। तो ये 2 सैंपल का समझ में आ गया। अभी 2 सैंपल में तो ये समझा कि हम दो अलग अलग प्लांट्स पे जाएंगे और दोनों के लिए अलग अलग सैंपल पुल करेंगे। ठीक है, अब इन 2 सैंपल में भी दो वैरायटी आती है, एक होता है पेयर्ड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। नाउ पेयर्ड कब लगता है और इंडिपेंडेंट कब लगता है? आप देखो, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि जब भी आप इसका फॉर्मूला भी लगाओगे पाइथन में, तो उस पाइथन के फॉर्मूले में इट शुड बी वेरी क्लियर कि आप पेयर टू सैंपल वाला टी टेस्ट कर रहे हो या इंडिपेंडेंट 2 सैंपल वाला कर रहे हो, क्योंकि दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शंस, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा लगा रहे हो, सही फॉर्मूला लगाओ या सही फंक्शन लगाओ, तभी सही रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, है ना। अब पेयर्ड क्या होता है? तो पेयर्ड सैंपल्स अगर आपको पता करना है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? सिंपल सी बात है,
पेयर्ड क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट तो वही हुआ कि एक लिया आपने पुणे ब्रांच से, एक लिया आपने मुंबई ब्रांच से, तो उसमें एक टोटली डिफरेंट सैंपल आप यहाँ से लेंगे और एक टोटली डिफरेंट सैंपल यहाँ से लेंगे। मतलब दो अलग अलग सैंपल जब आपको लेने पड़े जो कि एक दूसरे से कहीं तक कोई रिलेटेड है ही नहीं, टू डिफरेंट सैंपल, तो यहाँ पे जब आप टू डिफरेंट सैंपल लेते हैं तो वो जो कहलाता है वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। इंडिपेंडेंट मतलब दो अलग अलग सैंपल्स लिए गए हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन एज इन एक सैंपल आपने पुणे ब्रांच से लिया, दूसरा मुंबई से लिया, दो अलग अलग सैंपल है। और पेयर्ड का मतलब क्या होता है, तो पेयर्ड का मतलब कि दो सैंपल तो हमारे पास हैं बट दो सैंपल जो है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अगेन एक एग्जांपल, जैसे लेट्स से ये कोको कोला वाला ले लेते हैं वापस। अभी कोको कोला में सपोज किसी ने क्लेम किया कि तुम्हारी कोको कोला बॉटल के अंदर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, दीज पेस्टिसाइड्स आर मोर देन द अलाउड लिमिट। अभी बॉटल है उसके अंदर पेस्टिसाइड जो कंटेंट डाला है दैट इज मोर देन अलाउड लिमिट, ऐसा कोई क्लेम आया आपके पास मान लो, या पेस्टिसाइड इज अ हार्श वर्ड, सो लेट्स पिक अप शुगर कंटेंट। तो सपोज कोको कोला में शुगर कंटेंट जो भी अलाउड लिमिट थी उससे ज्यादा है, ऐसा कोई क्लेम आ गया आपके पास। अब ये क्लेम आया और आपने इस क्लेम को देखने के लिए लेट्स से टी टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया एंड देन यू फाउंड दिस क्लेम टू बी ट्रू। आपको पता चला कि हाँ यार ये जो बोल रहा है बंदा ये सही है कि हाँ थोड़ा सा शुगर कंटेंट ज्यादा हो गया इस वाली बैच में, ये जो बैच हमने प्रोड्यूस करी थी इसमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, ये आपको समझ में आ गया है। अब ऐसा आ गया तो इसका आप क्या करोगे, what will be your action if you found that sugar content is higher than the allowed limit? आपका अगला एक्शन क्या होगा? सर हम दूसरा सैंपल चेक करेंगे वहीं पे। उसमें भी हो गया तो नहीं, दूसरा सैंपल क्यों टेस्ट करोगे वैसे? आपने जो सैंपल लिया था, सैंपल मतलब एक बॉटल नहीं बोल रहा मैं, सैंपल मतलब 40 बॉटल आपने निकाली और उस 40 बॉटल में एवरेज शुगर कंटेंट मोर देन अलाउड लिमिट दिख रहा है, दैट मीन्स इट कंफर्म्स दैट आप ज्यादा शुगर डाल रहे हो इस बैच में। तो ये जो बैच आपने प्रोड्यूस करी 10,000 बॉटल की, इसमें ज्यादा शुगर है, अभी क्या करोगे? तो मतलब प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद फिर कोई और बैच से सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई और बैच से सैंपल कलेक्ट करोगे बट इस बैच का क्या करेंगे? ये बैच में तो पता चल गया कि गड़बड़ है और आपने मान लो क्वालिटी प्रोसेस भी चेक किया, शायद किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, आपका एक जो भी कंटेंट था उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा मिला दिया था किसी ने, अभी क्या करोगे? मतलब आपकी क्वालिटी प्रोसेस खराब थी, ये आपको पता चल गया, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल करेक्ट द क्वालिटी प्रोसेस, दैट इज द ऑब्वियस स्टेप, राइट? और क्या करोगे इस बैच के साथ, क्या करोगे जो गलती से ज्यादा शुगर आ गई है? बेच दोगे उसको? डिस्कार्ड हाँ, डिस्कार्ड द बैच। डिस्कार्ड कर दिया, तो एक तरीका ये हो सकता है कि इस बैच को ही डिस्कार्ड, ठीक है, बट ये बैच मान लो 1 लाख प्लस प्रोड्यूस हो गई थी कि जो कि बहुत बड़ा था एंड दिस इज टू हाई टू डिस्कार्ड, तो इट मे बी पॉसिबल अब या तो डिस्कार्ड कर दो इसको, पहला ऑप्शन, या फिर क्या कर दो कि आप उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करवा दो। ट्रीटमेंट मतलब क्या हो गया कि जैसे क्या होता है ना, कई बार खाना वगैरह बनाते हैं तो नमक ज्यादा हो जाता है उसके अंदर, तो नमक ज्यादा होता है तो या तो खाना फेंक दो, एक तो तरीका ये होता है, या बोलते हैं कि उसके अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट डाल दो, आटा डाल दो, आटे की गोली वगैरह, या कुछ और डाल दो, नींबू डाल दो, या इस तरह का कुछ होता है। तो ऐसे ही आपने कोको कोला बॉटल की एक पूरी बैच प्रोड्यूस करी 1 लाख बॉटल की और उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा था, तो या तो पूरा बैच ही डिस्कार्ड कर दो 1 लाख बॉटल का, या फिर उसको ट्रीट करोगे। तो आपने क्या करा, आपके जो भी टेक्नीशियंस थे उनको बताया कि इसमें शुगर ज्यादा हो गई है, अभी इसको क्या किया जाए, तो उन्होंने कुछ तो भी R&D किया और कोई केमिकल निकाल के लाया, उन्होंने बोला कि ये इसमें डाल देंगे बैच में, सो दिस बैच इज गोइंग टू कीप द इट इज गोइंग टू ब्रिंग द शुगर कंटेंट बैक टू द ओल्ड वैल्यू, ऐसा उन लोगों ने बोला। मतलब आपने क्या करा, ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट कैसा किया कि आपने एक बैच प्रोड्यूस किया था, उसमें आपको पता चला कि शुगर कंटेंट ज्यादा है, फिर आपने क्या करा, कुछ ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करके जो नया बैच आया उसमें क्लेम है कि अभी शुगर कंटेंट हमारा बराबर है, मतलब विद इन द लिमिट पहुंच गया है। तो ये जो दो हमारे, ये कितने सैंपल है आपके पास, एक सैंपल है, दो सैंपल है, कितने सैंपल है अभी आपके? दो है तो दो ही रहेंगे सर। वाई 2, एक ही सैंपल है, दो है?
यही वाला तो है, ये 40 बोतल आपने जो थी, या यही 1 लाख बोतल जो थी, वही 1 लाख बोतल यहाँ भी है। बट नाउ इट्स ट्रीटेड ना, तो उसमें जो कंटेंट्स हैं जो भी है वो चेंज हुआ है, सो Change आई हुआ थिंक है। इट्स कनेक्टेड विद ईच अदर। करेक्ट। तो ये है तो 2 सैंपल, क्योंकि पहला सैंपल में कुछ अलग कंटेंट है, दूसरे सैंपल में थोड़ा सा अलग से कंटेंट है, तो है तो 2 अलग अलग बैचेस, राइट। है 2 अलग अलग बैचेस, बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब कुछ ट्रीटमेंट हुआ है ना बीच में, तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसी बैचेस जिसमें सैंपल हमारे पास 2 अलग अलग है, बट एक बिफोर वाला एक आफ्टर वाला, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दैट इज कॉल्ड एज पेयर्ड टी टेस्ट। समझा? तो वन सैंपल विथ बिफोर आफ्टर, ऐसा लिख देता हूं तो आप समझने में आसानी हो जाएगी। बिफोर आफ्टर, तो ये जो रहता है ये पेयर्ड टी टेस्ट होता है। अभी टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो अभी इस केस में टेस्ट हो जाएगा कि वेदर द sugar content in previous sample is higher than sugar content in new sample, और हम यही क्लेम कर रहे हैं ना कि न्यू सैंपल में अब शुगर कंटेंट कम है पहले वाले से, तो ये टेस्ट हो सकता है हमारे पास। करेक्ट। सर एक ही ब्रांच के अगर 2 सैंपल हो तो वो किस में जाएंगे? वो तो 1 सैंपल टी टेस्ट होगा ना, 2 सैंपल थोड़ी होगा। वो टेस्ट ही 1 सैंपल टेस्ट 2 बार करना है आपको, क्योंकि क्लेम क्या होगा, एक ही ब्रांच से आपने 2 सैंपल निकाल लिया। अभी क्या कहना चाह रहे हो उसमें, आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई पहला सैंपल इज मोर देन दूसरा सैंपल, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? शुगर yes, कंटेंट इन फर्स्ट सैंपल, तो वो ऐसा नहीं हुआ, वो पेयर 2 सैंपल टेस्ट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग सैंपल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो सैंपल के लिए हम टेस्ट नहीं करते हैं। वो टेस्ट किसके लिए होता है? वो पॉपुलेशन के लिए होता है, वो सैंपल के लिए होता ही नहीं है। तो जब आपके पास एक ब्रांच थी, उसके अंदर से आपने मे बी 40 बॉटल निकाली, और उसके बेसिस पे एवरेज आपने निकाला, तो एवरेज आपने बोला 650 ml। तो ये जो 650 ml है, ये एवरेज किसका है? ये सैंपल का नहीं है, ये पॉपुलेशन का है। तो जब आपकी पॉपुलेशन का 650 ml ऑलरेडी प्रूव हो चुका है एक पर्टिकुलर सैंपल से, दूसरा निकालोगे तो दूसरे में भी आप सेम चीज टेस्ट कर रहे हो, तो 1 सैंपल टेस्ट को ही आप 2 बार कर रहे हो, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो 2 बार। करेक्ट। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? सर अगर हम मतलब 2 अलग अलग बैचेस ले रहे हैं तो वो 1 सैंपल हो गया, फिर इंडिपेंडेंट अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा दोनों में? नहीं, कम अगेन। Like 1 sample test में we are taking like we are performing operation on 1 batch and then on another batch, but if we talk about 2 नहीं, sample 1 independent- सैंपल मतलब परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन 1 बैच ओनली, दैट इज 1 तो सैंपल। फिर अगर सब और अगर हमने 2 बैचेस लिए हुए हैं और we are performing quality checks on the 2, then it would be independent 2 sample test. करेक्ट। क्यों? क्योंकि तब हम ये बोल रहे हैं कि जो बैच 1 है, whose volume is greater than batch 2 or not। अभी ये चेक कर रहे हो अगर, चलो ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ बोला, अभी एक क्वेश्चन जो आया था कि भाई सेम ब्रांच है, पुणे ब्रांच है, तो ब्रांच इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, पुणे ब्रांच है, बट उसके अंदर ऐसा क्लेम आया कि जो बैच 1 है उसके अंदर की जो वॉल्यूम है और बैच 2 की जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है। बैच 1 की वॉल्यूम और बैच 2 की वॉल्यूम डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे कि बैच 1 में से एक सैंपल निकालोगे 40 का, और बैच 2 में से 40 का सैंपल निकालोगे, देन इट विल बी 2 सैंपल, then it will be 2 sample independent test। ठीक है, बट सेम बैच है, सेम पॉपुलेशन है, उसी पॉपुलेशन में से 2 सैंपल निकाल रहा हूं, सेम पॉपुलेशन में तो 1 सैंपल टेस्ट ही होगा 2 बार करने वाला। समझे क्या बोलता जा रहा हूं मैं? Sorry sir, lost you. Last statement आपने क्या बोला? हम ये सारे टेस्ट जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? सैंपल के लिए कभी नहीं करते हम टेस्ट। हम टेस्ट किसके लिए करते हैं? हमेशा पॉपुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सारे सर, टेस्ट तो हो रहे हैं वो सब पॉपुलेशन के लिए हो रहे हैं, कभी भी सैंपल। बोलो। सर ये लास्ट जो आपने 40 वाला एग्जांपल दिया था उसमें आई थिंक मैंने कुछ पीस मिस कर दिया एंड
इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। मैं रिपीट करता हूँ, जो भी सैंपल आप निकालते हो और सैंपल में जो भी क्लेम है कि जो कोको कोला बॉटल है उसमें आपने 650 ml लिक्विड भरा या नहीं भरा, या 500 ml लिक्विड भरा या नहीं भरा, ये जो आपका क्लेम होता है ये सैंपल के ऊपर कभी नहीं होता है, ये होता है पॉपुलेशन का। जो हम लोग करते सैंपल के ऊपर है, एक्सपेरिमेंट हम लोग सैंपल पे करते हैं, बट प्रूव या डिस्प्रूव जो भी होता है वो पॉपुलेशन के लिए होता है। ये क्लियर है? आप पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या है पॉपुलेशन आपके लिए कोको कोला बॉटल के केस में? व्हाट इज पॉपुलेशन? So production of the plant जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं, बैच, ऑल बैच, बैचेस, जो भी बैचेस अपने पास है वो पॉपुलेशन होगी। सारा जितना भी प्रोड्यूस करेगा अगर उसको आप पॉपुलेशन मानने लग गए तो बहुत बड़ा फिर पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, तो उसमें से फिर सैंपल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी फिलहाल हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो गया, बैच हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बैच 1। अब ये बैच 1 थी लेट्स से 10,000 बॉटल्स। अगर आपने किसी ने क्लेम किया कि भाई ये वाला जो बैच था इसके अंदर वॉल्यूम 650 ml नहीं था, तो आप क्या करोगे, इस बैच पे जाओगे और इसमें से सैंपल ड्रॉ करोगे। इतना समझा? और फिर इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करोगे। अगर इसके ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म Yes, किया sir. तो आपने एक ही सैंपल निकाला है एक पॉपुलेशन में, सो दैट इज 1 सैंपल टेस्ट। क्लियर? अब अगर मान Yes, लो sir. कहीं कहीं आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि नहीं हमारा जो बैच 1 था और जो बैच 2 था, जैसे मान लो बैच 1 जो था हमारा मॉर्निंग शिफ्ट ने प्रोड्यूस किया और बैच 2 जो था इवनिंग शिफ्ट ने प्रोड्यूस किया या नाइट नून शिफ्ट ने प्रोड्यूस किया, और दोनों के अलग अलग स्टाफ है, स्टाफ भी अलग अलग है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो स्टाफ है उनका कुछ प्रोसेस थोड़ा सा इन लोगों से अलग। अगर आपको ऐसा समझ में आया कि जो मॉर्निंग वाला जो स्टाफ था उसने जो प्रोडक्शन किया उसमें जो वॉल्यूम था वो 650 ml था, पर वो थोड़ा मतलब मॉर्निंग वाला जो स्टाफ है उनका वॉल्यूम इवनिंग वाले स्टाफ से जो वॉल्यूम है कम होता है, ऐसा कुछ क्लेम मान, तो आप क्या करोगे, मॉर्निंग वाले बैच पे जाओगे, उसकी बैच पकड़ोगे, उसमें से सैंपल निकालोगे, फिर इवनिंग वाले पे जाओगे, उसकी जो बैच है उसको पकड़ोगे और उसमें से सैंपल निकालोगे, और अब इन दोनों सैंपल को कंपेयर करोगे। करेक्ट? ये सैंपल 1 हो गया आपका, ये आपका सैंपल 1 हो गया और ये सैंपल 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, दो पॉपुलेशन है, एक बैच 1 वाली और एक बैच 2 वाली, उसमें से एक सैंपल है 40 वाला यहाँ से, एक सैंपल है 40 वाला यहाँ से, मतलब दैट इज गोइंग टू बी 2 सैंपल टेस्ट। ठीक है, समझे 2 Yes, सैंपल sir. कैसे बनाइए? अब 2 Yes. सैंपल में से भी कौन सा है इंडिपेंडेंट है कि पेयर्ड है, कैसे पता चलेगा? तो इंडिपेंडेंट तब पता चलेगा कि दो सेपरेट सैंपल निकाले, मतलब 40 बॉटल यहाँ से निकाली और 40 बॉटल यहाँ से निकाली, तो ये दोनों 40-40 बॉटल टोटल डिफरेंट बॉटल्स है, सेम बॉटल थोड़ी है। अगर टोटली डिफरेंट बॉटल्स है तो वो हो जाएगा 2 डिफरेंट सैंपल्स, मतलब इंडिपेंडेंट टेस्ट। बट अगर सेम ही सैंपल पे 2 बार टेस्ट रिपीट कर दिया हम लोग, सेम सैंपल टेस्ट रिपीटेड 2 टाइम्स विथ ट्रीटमेंट, कि आपने ये वाला लिया कि भाई पहली बॉटल लिया उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा था तो उसको उठाया, उसके ऊपर कुछ तो भी ट्रीटमेंट घुमाया, और फिर सेम सेट के ऊपर आपने रीटेस्ट किया और चेक किया कि क्या अभी ये जो एक्सपेरिमेंट किया था या जो ट्रीटमेंट किया था क्या इससे शुगर कंटेंट कम हो गया। अगर वैसा वाला टेस्ट अगर आपको करना है तो वो जो रहेगा वो पेयर-टी टेस्ट होता है। अभी डिफरेंस समझ में आया सब में? Yes, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सर पेयर्ड एक बार फिर से बताएंगे सर, पेयर्ड सर। पेयर्ड मतलब क्या हो गया, सिंपल सी याद रखो कि सैंपल एक ही होगा, बॉटल कितनी है 40 ही रहेगी, 80 नहीं हो जाएगी। पहले केस में कितनी बॉटल थी हमारे पास, 80 थी। इस केस में हमारे पास 80 बॉटल है, 40 इधर से और 40 इधर से, टोटल 80 बॉटल्स हमारे पास। यहाँ पे कितनी बॉटल है, यहाँ पे हमारे पास सेम 40 बॉटल ही है, तो पहली 40 बॉटल्स ली, उनके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट घुमाया, फिर सेम 40 बॉटल के ऊपर आपने फिर से टेस्ट कर लिया, मतलब बॉटल्स कितनी हुई, 40 ही हुई, बट एक बिफोर ट्रीटमेंट है एक आफ्टर ट्रीटमेंट है, तो ये जो रहेगा ये पेयर-टी टेस्ट। ओके ओके सर, ओके सर, ठीक है, यस सर, यस। आप कोई डाउट? चल आगे बढ़े।
ठीक है, तो ये पेयर्ड और इंडिपेंडेंट हो गया। अब इनको समझते हैं कि कैसे काम करते हैं ये, है ना। इनका फॉर्मूला देख लेते हैं और इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो जी टेस्ट तो हमने देख लिया था, ये भी एक एग्जांपल है जी टेस्ट का। मैं ये आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसमें सोल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है। इसमें जी टेस्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो आगे बढ़ाता हूँ। तो ये टी टेस्ट हमारे पास, वन क्वेश्चन जी टेस्ट में कंफ्यूजन नहीं है, बट समटाइम्स हाइपोथेसिस जब हम सोच रहे होते हैं, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट, तो वहां पर कुछ लास्ट डिस्कशन में भी इशू आया था। कल हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ट्राई किए, उसमें भी एक दो बार कुछ इश्यूज आए कि हमने सोचा जो नल होना चाहिए वो नल नहीं था, वो अल्टरनेटिव था। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आ रहा है। हाइपोथेसिस के बेस पे आप जब हाइपोथेसिस ही हमारा सही नहीं बनेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट टेल जाएगा, राइट टेल जाएगा, वो भी गलत आएगा। तो सारा प्रोसीजर, मतलब आंसर तो ठीक है, राइट, फॉर्मूले में तो आंसर तो मिल जाएगा, बट वो ट्रू कर रहा है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा या अल्टरनेट को रिजेक्ट करेगा, वो फाइनल आंसर नहीं मिलेगा हमको करेक्टली। तो वहां पर अगर एक एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी एक आप सैंपल को लेके देते तो ज्यादा बेटर होता, आई थिंक। आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो आप पुट करो, मैं उसका नल और अल्टरनेट बना के देता हूँ। ओके सर, अभी मैं 5 मिनट में शेयर करता हूँ आपको, तब तक कंटिन्यू रखते हैं, फिर 5 मिनट में आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा ना, इससे समझेगा ना कि आपको कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं तो मैंने बहुत से एग्जांपल दे दूंगा मैं, बट अगेन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। नॉर्मली नल हाइपोथेसिस मतलब सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखो कि कभी नो चेंज, ऐसी कोई चीज जिसमें चेंज नहीं करना पड़े। दैट मींस व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट, तो वो नल हाइपोथेसिस में जाता है। व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट, तो वो नल हाइपोथेसिस होता है। और अगर चेंज करने की कोशिश होगी जहाँ पे, तो वो अल्टरनेट में जाता है नॉन। ओके ओके। देखते हैं अभी Shruti, I think Shruti must have some doubts in that, I think. हाँ, श्रुति आज छुट्टी पे, मतलब आज नहीं है। ओके ओके। हाँ, मैं करता हूँ सर शेयर 5 बाद में, लास्ट में करता हूँ सेशन के एंड में। अभी भी हम लोग कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, तो प्रोबेबली तब पता क्लियर हो जाएगा, और है ना। तो आप इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगेन मैंने जैसा बोला था कि फॉर्मूले से बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना है, बिकॉज ये सब फॉर्मूला अभी हम लोग अभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज भी करेंगे, बट इन प्रैक्टिस आप पाइथन में डायरेक्ट 1 सिंपल टी टेस्ट, 2 सिंपल टी टेस्ट, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, ये सब फंक्शन में डालते हो, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले वगैरह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी चीजों की भी कोई टेंशन नहीं है। ये सब पाइथन में वन लाइनर होते हैं, बट जस्ट मैं आपके सामने फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपके पास चीजें रख ही रहे हैं फॉर अ रेडी रेफरेंस, ठीक है। तो these are the formulas for 1 sample, 2 sample and I mean 2 sample paired and independent test। तो 1 sample का हमारे पास जो फॉर्मूला, 1 sample का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। 1 sample टी टेस्ट जो रहेगा, उसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n। ये आपको पता है। यहाँ पे n मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब आप समझ लो जो भी नंबर ऑफ सैंपल रहता है दैट इज -1, नंबर ऑफ सैंपल -1। तो अगर आपके पास 60 रिकॉर्ड्स है तो 60 - 1 59, दैट विल बी n इन अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ अंकुर, कुछ क्वेश्चन है आपको? सर आपने गूगल क्रोम की खोल रखा है सर, क्योंकि मेरे को अभी आपका व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है। हाँ सॉरी, मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया था। अभी दिख रहा है? यस सर। है ना। तो ये टी टेस्ट है हमारे पास, और उसमें क्या है, 1 सैंपल, 2 सैंपल और पेयर टी टेस्ट, ऐसे तीनों के फॉर्मूले हमारे पास। 1 सैंपल का फॉर्मूला x माइनस म्यू 0 अपॉन s अपॉन रूट n हो गया। अब ये जो फॉर्मूला था ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। n मतलब यहाँ पे होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सॉरी, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, यहाँ पे n मतलब क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, यानी नंबर ऑफ सैंपल्स -1, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ यूज होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जब की टेबल देखते हैं तो वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज होता है। आपको बताया था मैंने टी टेबल देखना, वो आगे और बताऊंगा फिर से कैसे टी टेबल देखते हैं, बट इसके अंदर सर
हाँ आई थिंक टी टेबल देखना डिस्कशन नहीं हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, वापस बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी शो यू दैट फर्स्ट। बट अभी फॉर्मूला देखो कि टी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार मतलब जो भी आपका पॉपुलेशन मीन है, म्यू जीरो मतलब सैंपल मीन, दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। रूट एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स जो भी आपके पास है वो रूट एन, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ सैंपल माइनस वन को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स माइनस वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी ये अलग क्यों है ये भी बताऊंगा। अभी नंबर ऑफ सैंपल माइनस डिग्री ऑफ नंबर ऑफ सैंपल माइनस वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर हम लोगों को कोई टेस्ट कंडक्ट करना है, अगर हमको कोई टेस्ट कंडक्ट करना है तो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए पहले आप लोग नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस इंटरवल जो रहता है आपका डिसाइड करते हो कि इज इट गोइंग टू बी 95% कॉन्फिडेंस या 97% कॉन्फिडेंस या जो भी रहता है, ये आप डिसाइड करते हो, ठीक है। मैंने कुछ स्टेप्स बताई थी, वही स्टेप बार बार फॉलो करूंगा, पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, यही आपके आगे तक बार बार यूज होगी। तो पहला म्यू जीरो और मतलब अल्टरनेट और नल निकाला, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के बाद अगला क्या करते हो आप, अगला क्या करते हो, कुछ स्टेप्स थी मैंने बताई थी। सैंपल मीन सैंपल पुल करते हैं, सैंपल सैंपल निकाला, फिर अगला बताओ। टेस्ट कैलकुलेशन जेड कैलकुलेशन। यस, तो जी कैलकुलेट करते हो। अब ये जी टेस्ट तो है नहीं, अगर जी टेस्ट होता तो जी कैलकुलेट करते, अभी ये कौन सा टेस्ट है, टी टेस्ट है, तो टी आप कैलकुलेट करोगे। अब टी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये रहे फॉर्मूला आपके, एक ये है अगर वन सैंपल टेस्ट है तो, अगर टू सैंपल टेस्ट है तो ये रहा फॉर्मूला, अगर पेयर टी टेस्ट है, पेयर टू सैंपल तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। बट जैसा मैं बोल चुका हूँ कि कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत पाइथन में नहीं पड़ती, डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखते हो, ठीक है, नहीं याद रखते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वैसे भी प्रैक्टिस में काम करोगे, कोई एग्जाम तो होती नहीं है इसकी, आप प्रैक्टिस में काम करते हो, मतलब कहीं पे भी काम करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो गूगल हमेशा अवेलेबल रहता है, फटाफट आपने गूगल किया आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अभी वो स्टूडेंट वाला जो रहता है, कॉलेज वाला जो स्टडी रहता है वैसा नहीं है ये, है ना, कि जिसके अंदर आपको फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, वैसा नहीं होता। गूगल है आपके पास, कर लेगा, ठीक है, या फिर आपके पास पाइथन में वो भी जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद टी कैलकुलेट करने के बाद अगली स्टेप क्या थी, जल्दी बोलो। वैल्यू टेबल टेबल यही वैल्यू जो रहेगी वो टेबल, हाँ, तो यही जो कैलकुलेट आपने करी है, कैलकुलेट करने के बाद यही वैल्यू आप टेबल से निकालो। अब टेबल से कैसे निकालेंगे, तो टेबल से निकालने के लिए जैसे आपको टेबल से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, सॉरी टेबल से आपको टी कैलकुलेट करना है। अब टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किस पे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो रहेगी वो 5% आती है, मतलब 100 माइनस 95 इज 5। तो अल्फा जो रहता है, अल्फा जो रहता है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 5%, 100 माइनस 95 इज 5। तो आप मतलब जो अपना रीजन रहता है, तो ये जो रहता है अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल रहता है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, और ये क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 5% होती है, समझे। तो अब आपको क्या है, टी टेबल निकालना है, यानी टी वैल्यू फ्रॉम टेबल निकालना है। तो टेबल से टी वैल्यू कैसे निकालोगे, टेबल से टी वैल्यू निकालने के लिए आपको खुलना पड़ेगा टी टेबल, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट से टी टेबल निकलता है। तो लेट मी शो यू टी टेबल कैसा दिखता है। मैंने निकाला था इंटरनेट से, आप भी निकाल सकते हैं, ये इंटरनेट से निकाले हुए टी टेबल का स्नैपशॉट है, आप ढूंढ सकते हैं उसको। तो ये रहा टी टेबल, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सारे स्टेप्स को। तो सो अब हम लोग टी वैल्यू निकालते हैं। टी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टी वैल्यू हमारे पास अल्फा वैल्यू कितनी है, अल्फा वैल्यू 5% है। 5% मतलब 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.0, ये क्रिटिकल वैल्यू होती है,
ठीक है, एक चीज हम लोगों ने वो स्टेप्स में मिस कर गए कि क्या ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। ठीक है, अगर ये अगर ये वन टेल टेस्ट है मतलब ऐसा है और क्रिटिकल वैल्यू 5 है तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली 5% यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर ये टू टेल टेस्ट है और क्रिटिकल वैल्यू स्टिल 5% है तो टू टेल टेस्ट और क्रिटिकल वैल्यू 5% मतलब उस 5 में से 2.5% इधर जाएगा और 2.5% इधर जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है ना, तो 5% 2 भाग में बढ़ गया, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2.5 इधर 2.5 इधर, समझे? ठीक है, तो अब आपकी प्रॉब्लम में आप डिसाइड करो कि टू टेल टेस्ट कर रहे हो या वन टेल टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से आई एम डूइंग टू टेल टेस्ट। अगर मैं टू टेल टेस्ट कर रहा हूँ और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेना चाह रहा हूँ, अगर मैं टू टेल टेस्ट कर रहा हूँ और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहा हूँ, अगर मैं टू टेल टेस्ट है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहा हूँ तो वो 5% नहीं होगा, वो क्या होगा 2.5%। ठीक है, 2.5% मतलब 0.025, ये लेना पड़ेगा। अब टू टेल टेस्ट है तो टू टेल टेस्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, टू टेल टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद इधर की तरफ जाना पड़ेगा, अगर वन टेल टेस्ट है तो इधर की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें गए टू टेल टेस्ट में 95% कॉन्फिडेंस मतलब आपकी ये वैल्यू कितनी हो गई 0.025, तो ढूंढो 0.025 किधर है, तो ये ढूंढना आपने शुरू किया 0.025, ये रहा, 2 लिखा है आगे 25 भी होगा। ठीक है, अगर ये वन टेल टेस्ट होता तो वन टेल टेस्ट के लिए 95% कॉन्फिडेंस मतलब ये होता था। समझ रहे हो क्या बोला मैं? वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट फर्क देखो, अपने आप फर्क आ जाता है दोनों में, वन टेल वर्सेस टू टेल में। ठीक है, तो ये आपने डिसाइड कर लिया, अभी मेरा टू टेल टेस्ट था तो मैं 0.2 ले लिया, अभी 2.5 नहीं है मतलब अप्रोक्सीमेटली सिमिलर वैल्यू होने वाली, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना उसमें। अभी आप लोग आ गए इसके ऊपर। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती है, आपको ये वाला क्वाड्रेंट तो मिल गया, अभी आपको ये वाले में से सिलेक्ट करना, तो ये क्या है अपना, ये अपना है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1 नंबर ऑफ सैंपल -1। तो लेट्स से वी आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन 30 सैंपल, 30 निकाले थे सैंपल आपने, अगर 30 सैंपल निकाले थे तो 30 - 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ से इस टेबल में से 29 ढूंढो किधर है, ये रहा 29। बस अब जो भी आपने लाइन निकाली थी इसके नीचे आओ और इसको नीचे लाओ, चलो वैसा जाए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2.46, ये टी टेबल होगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर ये 95% की बजाय 70% भी हो सकता है ना? कुछ भी ले लो, आपको सबका मिल जाएगा टी टेबल में, बट 70% मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल जितना ज्यादा लोगे, 95 की जगह 97 करोगे और ज्यादा अच्छे से आप कोई भी बात बोल सकते हो, 99 करोगे तो और भी कॉन्फिडेंट रहोगे कि आप बोल रहे हो उस पर। समझे थे? 95 का क्या मतलब है, 97 का क्या मतलब है, 90 का क्या मतलब है। 90 अब अगर आपने बोल दिया कि विथ 90% कॉन्फिडेंस माय हाइपोथेसिस इज दिस, इसका मतलब कि आप जो भी बोल रहे हो उसमें आपका 10% गलत होने के चांसेस है, और वही अगर आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो आपका 5% गलत होने का ही चांस रहेगा, वही आप 99% कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो आपका गलत होने का चांस सिर्फ 1% रहेगा। तो वो आपको सिलेक्ट करना है, मतलब एज अ बिजनेस। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर, वन क्वेश्चन रिगार्डिंग सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स जैसे यहाँ पे टेबल में 30 एंड 40, सो इज देयर एनी रेंज कि वो फिक्स होता है कि 30 ही पुल आउट करना है या 40, मतलब इन बिटवीन में कुछ नहीं कर सकते लाइक दिस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है जितने सैंपल आपको निकालने हैं, बट नॉर्मली हायर द नंबर ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट यू विल बी, हायर द नंबर ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट विल बी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक कि जितने ज्यादा सैंपल निकालोगे उतना उस एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, महंगा पड़ता जाएगा वो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी, सब कुछ ज्यादा लगता है।
है ना। ये मैंने जो स्नैपशॉट लिया है ये इंटरनेट से लिया है, आप भी इंटरनेट से पुल कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाले एरिया के अंदर थोड़े से सैंपल्स के बीच में गैप आना शुरू हो गया है। बट अगर आपके Yes. सैंपल 75 या समथिंग कुछ 85 या ऐसे कुछ सैंपल आ गए जो इन दोनों के बीच में है, तो फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर बड़ा वाला टेबल ढूंढ सकते हो। और नहीं होता ना तो भी देखो 80 के लिए जो सेम वैल्यू थी, 80 के लिए सेम वैल्यू ये है और 100 के लिए ये है। Not तो much 80 difference is there. हाँ, तो 85 के लिए कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आएगी। तो आप 2.37 बोलो या 2.36 बोलो, लगभग मोटा मोटा सेम ही है। 85 में भी जो रहेगा वो भी लगभग 2.374 की जगह 2.375 होगा। ठीक है, तो आपको वो जो हाइपोथेसिस रहती है वो तो फेल या रिजेक्ट करने में, मतलब रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने में हो जाएगा। Okay, 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 sir. है ना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? पूछो पूछो फटाफट, कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर ये जो वैल्यू आई है लास्ट में, मतलब कि जो हमने मतलब कि लाइन से हम मिला के जो हमने कराया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का जो वैल्यू आई है, ये क्या है सर लास्ट में? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो वैल्यू है ये यस यस सर, यस सर, यस सर। ये अपनी वो है ना टी टेबल। और हमने देखा था कि टी पहले टेबल हम, वैल्यू। हाँ, पहले टी कैलकुलेटेड करते हैं, फिर टी टेबल करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐसा मैप करके देखते हैं ये हमारा टी टेबल है। और टी कैलकुलेटेड हमारी कहाँ है, तो टी कैलकुलेटेड समवेयर इधर पड़ रही है। ये टी टेबल है और टी कैलकुलेटेड कहीं यहाँ पड़ रही है। अगर यहाँ पड़ रही है मतलब हम कौन से रीजन में है, तो हम ये वाले रीजन में है। और ये वाला रीजन कौन सा था रीजन, तो दिस रीजन इज अल्टरनेट एरिया, Alternate. है ना। और अगर यहाँ वाले रीजन में होते तो ये कौन सा था हमारा, नल वाला एरिया। नल वाला एरिया मतलब नल हाइपोथेसिस बराबर होती थी। तो यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस बराबर होती थी। अगर आप इस रीजन में पढ़ रहे हो तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बराबर है। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ू? यस सर। तो ये फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूले मतलब सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही चीज के हैं ये सारे फॉर्मूले, टी कैलकुलेशन के लिए। एक बार आपने टी कैलकुलेट कर लिया आपका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ सैंपल ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पकड़ लेते हैं। ये रहा टी टेस्ट का प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टी टेस्ट। जल्दी जल्दी बताते जाना, वैसे सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है यहीं पे। ठीक है, अब देखो ये वापस से एक इम्प्लीमेंटेशन है सेल्स फील्ड में, मतलब डोमेन फील्ड में। तो अगर आप बोलोगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हर चीज के कर चुके हैं करीब। तो अभी करीब करीब 15 से 16 अलग अलग यूज केसेस हम देख चुके हैं ऑलरेडी स्टेटिस्टिक्स में, अलग अलग इंडस्ट्री से। नाउ अनदर वन इज फ्रॉम मार्केटिंग फील्ड। योर कंपनी वांट टू इम्प्रूव सेल्स, आपकी कंपनी को सेल्स बढ़ानी है। पास्ट सेल्स डेटा इंडिकेट्स दैट द एवरेज सेल्स वाज $100 पर ट्रांजेक्शन। तो पुराना डेटा ये बताता है कि एक ट्रांजेक्शन में $100 होता था। आफ्टर ट्रेनिंग योर सेल्स फोर्स जो भी थी आपके, मतलब जो भी सेल्समैन थे उनको आपने ट्रेन किया। और ट्रेन करने के बाद रिसेंट सेल्स डेटा टेकन फ्रॉम द सैंपल ऑफ 25 सेल्समैन, आपने ट्रेन किया और अब 25 सेल्समैन जो थे उनका सेल्स डेटा निकाला। ठीक है, निकालने के बाद इंडिकेट्स एन एवरेज सेल्स ऑफ 130। अब आपने क्या करा, ट्रेनिंग करा, और ट्रेनिंग करने के बाद जो 25 सेल्समैन थे उनका सेल्स का डेटा निकाला था। और उनका जो डेटा है वो क्या बताता है कि 130 सेल्स आ गई। पहले पूरे सेल्समैन का डेटा जो था वो 100 था। पूरे सेल्समैन मींस यू में है 150 सेल्समैन, आपकी कंपनी में 150 सेल्समैन थे, तो उनका एवरेज वाला डेटा ये था। फिर आपने ट्रेनिंग दिया सबको, अब पूरे 150 का पूरा डेटा आपने निकाल सकते थे, तो आपने क्या करा, 25 सेल्समैन पिकअप करे और उनका डेटा निकाल लिया फिर, तो वो 130 आया। या 150 की जगह लेट से 1500 टेलीकॉलर है आपके पास, 1500 टेलीकॉलर है, बड़ी कंपनी है। ठीक है, और लाइक पॉलिसी बाजार या कुछ ऐसा जो बहुत सारा सेल करते हैं, तो उन सबका डेटा निकालना थोड़ा सा टफ काम है। तो आपने इनका निकाला फिर 25 सेल्समैन, जो कि 130 आ गया आफ्टर ट्रेनिंग करने के बाद, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया, सिग्मा भी आपको मिल गया। डिड द ट्रेनिंग वर्क, ये आपको पता करना है कि ट्रेनिंग ने काम किया कि नहीं किया। अभी ये जो डेटा है ये तो 130 जो आया है ये सिर्फ 25 सेल्समैन का है। तो इट में भी पॉसिबल कि ये जो 25 सेल्समैन आपने जो पिकअप करे वो ब्रिलियंट वाले होंगे, अच्छे वाले होंगे, तो उनका रिकॉर्ड भी अच्छा आएगा।
बट क्या ये पूरी पॉपुलेशन पे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ट्रेनिंग, ये आपको पता करना है। तो इसने ही बोला टेस्ट योर हाइपोथेसिस एट 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 5 मतलब अल्फा 5 दे रखा है अपना, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलो। सर नल हाइपोथेसिस तो $100 ही होगी। इक्वल टू 100। इक्वल टू 100, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 100। मतलब जो पॉपुलेशन का है वही रहेगा। हाँ मतलब ट्रेनिंग काम नहीं करी, जो भी पहले था उतना ही हमारे पास अभी भी है, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। अगेन रजत पे अटेंशन हियर, आपने क्वेश्चन पूछा था समझना कैसे है कि नल है कि अल्टरनेट है। तो नल मतलब क्या, क्या बताया था मैंने नल का पहचानने का चेंज? नो चेंज। नो चेंज। मतलब जो पहले था वही है, तो पहले क्या था 100 था, अभी भी जो किया उससे कुछ चेंज नहीं आया। कुछ चेंज नहीं आया मतलब वही जो कुछ चेंज नहीं आया है वही हमारा नल हो गया। तो नल मतलब जो पहला था वैसा ही है, सब कुछ, कुछ बदला नहीं है, कुछ बदला नहीं है। मतलब पहले हम लोग $100 पर ट्रांजेक्शन लेते थे, अभी भी 100 ही ले रहे हैं, मतलब कुछ बदला नहीं भाई। तुम्हारे ट्रेनिंग वेनिंग कुछ भी कर लो, हमारे सेल्समैन तो उतना ही तुमको निकाल के देंगे, इतने पैसे में इतना ही चोगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। फिर उसके बाद अल्टरनेट मतलब क्या? अल्टरनेट मतलब कि चेंज हुआ है। चेंज मतलब क्या कि मोर देन 100। 130 जरूरी नहीं है, 130 तो ये 130 जरूरी नहीं, क्योंकि ये तो सैंपल का है। ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100। हाँ तो ग्रेटर देन 100, ठीक है। अब ये जो ग्रेटर देन है ये भी ध्यान रखना, ग्रेटर देन 100 इसका मतलब ये नहीं कि अगर ग्रेटर देन 100 मतलब ऐसा भी हो गया तो आप भी खुश हो जाओगे उसमें कि पहले इतना था अभी इतना हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्टेटिस्टिक्स में जो भी आप बोलोगे वो होता है सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब कंसिडरेबली बड़ा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ा दिया आपने और बोल दिया कि हाँ हमारा ट्रेनिंग काम कर गया, वैसा नहीं। सिग्निफिकेंटली डिफरेंट मतलब अगर ये 100 है तो इट मे बी 105 और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और 110 और समथिंग। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहला सैंपल जो है वो दूसरे सैंपल से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, मतलब अच्छा खासा डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है, समझ गए। चलो इतना हुआ, आगे बोलो। ये नल और अल्टरनेट आपने डिसाइड कर लिया, अगला स्टेप अपना क्या होता है? सेकेंड स्टेप बोलो जल्दी फटाफट, आपको ही सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा, ये जल्दी बोलो। कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? दिया हुआ है सर 5%। बोलो 5%। टेल अगला क्या होता है? सैंपल डिसाइड करना। टेल्स निकाल दो, कितनी टेल है? 1 टेल है, 1 टेल है, 2 टेल है? यस सर 1 टेल है। 1 टेल। सर केवल ग्रेटर देन दिया है ना उससे, 100 से ज्यादा ही चाहिए। ये शब्द से 1 टेल है। डिड ट्रेनिंग वर्क? कोई भी ट्रेनिंग करोगे वो नेगेटिवली तो काम करेगी नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने ट्रेनिंग करी किसी की और वो लोग 100 पहले सेल्स निकाल के देते थे, अब ये 90 देने लग गए, तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो ट्रेनिंग वर्क करेगी नहीं। ट्रेनिंग से या तो इंप्रूवमेंट होगा या कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप जो भी टेस्ट करोगे वो यही टेस्ट करोगे कि ट्रेनिंग देने से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या वही है, डिग्रेड तो नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए 1 टेल टेस्ट। अगला बोलो, अगला क्या है? सर अब कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टी। टी है या जी है? टी है या जी है? टी है। क्यों टी है, जी क्यों नहीं है? जी टेस्ट क्यों नहीं है ये? सैंपल इज लेस देन 30। नो, जल्दी बोलो, ये जी क्यों नहीं है? सैंपल इज लेस देन 30। नो, गलत आंसर, जल्दी बोलो। सर सैंपल से ना पूरी कंपनी के नहीं लेना, सिर्फ 25 दिए हुए हैं इसलिए। So standard Not deviation is right answer. We don't have population. We don't have सैंपल का population स्टैंडर्ड average. डेविएशन दिया हुआ है। करेक्ट, इरशाद आपका आंसर सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका दिया है? तो ये 25 सेल्समैन का दिया हुआ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं। यही एक सबसे बड़ा इसमें जो चीज है वो आप पकड़ सकते हैं, तो इसलिए टी कैलकुलेट कर रहे हो। अभी टी कैलकुलेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट है, समथिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो ये लगा के आप कैलकुलेशन बना सकते हो,
ये आपके पास सैंपल मीन दे रखा है। सैंपल मीन कितना है हमारे पास, यानी ये कितना है, एक्स बार कितना है, जल्दी बताओ। 130 ना, 130 हाँ सॉरी 130। तो ये सैंपल मीन आपके पास 130 है, और नॉर्मल मीन आपके पास कितना है, 100 दे रखा है ऑलरेडी। 100 एस कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 दिया हुआ है, और एन मतलब नंबर, कितने सैंपल है, 25 सब दे रखा है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अभी अगला जो है वो कैलकुलेट करना है आपको, टी वैल्यू निकालनी है। चलो टी वैल्यू निकाल लेते हैं, टी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। बताओ टी वैल्यू कितनी है, देख के जल्दी से कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। ये कितना लूं मैं, 1 टेल लूं, 2 टेल लूं, यहाँ पे से 1 टेल 0.05। ठीक है, 1 टेल कितना लूं, 0.05। यस यस अच्छा, और बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 24 24 सैंपल हमारे पास 25 थे, तो डिग्री ऑफ माइनस फ्रीडम 25 24 1.7 ठीक है, 1.711, तो 1.711 ठीक है। तो अब आपने ये सारी वैल्यू इसमें पुट करी, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टी कैलकुलेटेड वैल्यू 10 आ गई है। टी कैलकुलेटेड आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। और टी टेबल, टेबल से जो वैल्यू है, टेबल से वैल्यू कितनी आई है, 1.711। ऐसा कुछ निकाला था ना आपने, 171 था शायद, 1.1। ये आपके पास टी टेबल आ गई। अब बताओ क्या करना है अगला स्टेप। तो ये टी टेबल, टेबल वाली वैल्यू तो यहाँ पे 1.171 आई है, और टी कैलकुलेटेड जो है ऑफ कोर्स यहाँ से आप जीरो मानो इसको ओरिजिन, तो जीरो से आगे बढ़ोगे तो ये जो रहेगा वो इसके इधर आएगा या इधर आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड। 10 तो ज्यादा ही होगा ना, तो 10 समवेयर यहाँ कहीं आना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो इस पे, आपका क्या कहना है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस अल्टरनेट वर्क करेगा। हाइपोथेसिस नल को रिजेक्ट कर देंगे। तो आप अल्टरनेट एरिया में हो तो अल्टरनेट को मानोगे, नल को रिजेक्ट करोगे, नल को रिजेक्ट कर दो। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या थी, $100 100 था, नहीं हुई है। नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है, सेल्स चेंज नहीं हुई है, बट हम अल्टरनेट एरिया में मतलब सेल्स चेंज हो गई है और सेल्स बढ़ गई है, चेंज भी नहीं बढ़ गई है, तो सेल्स हैज इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज हो गई है, मतलब आपकी ट्रेनिंग ने काम किया है। करेक्ट। तो ये इन्फ्लुएंस कैसे ड्रॉ किया, मुझे नहीं समझा। देखो इन्फ्लुएंस में हमने टी टेबल से एक्सप्लेन कीजिए। टी टेबल, हाँ उसके बाद से एक्सप्लेन करो। टी टेबल में आपने ये देखा टी कैसे निकालते हो, आपके पास कितना % कॉन्फिडेंस इंटरवल था। पहली चीज तो हमारा 1 टेल टेस्ट था, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना था, 5% या 95%। तो 95% या 5% से आप आ गए। ठीक है, अब उसके बाद आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल, मतलब आपके पास 25 सेल्समैन का डेटा था क्वेश्चन में, 25 सेल्समैन। हाँ सो ये वन टेल टेस्ट इसलिए कि सिर्फ एक साइड का ही डेटा, मतलब सेल्स आर इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। यस, वही आपको चेक करना है कि ट्रेनिंग के बाद सेल्स बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है। अगर वो बोलते हैं कि अगर वो ऐसा कुछ होता कि ट्रेनिंग के बाद कुछ इम्पैक्ट आया क्या ट्रेनिंग का, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन होता था, कुछ इम्पैक्ट आया क्या, वो कुछ इम्पैक्ट मतलब इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, वो हमको नहीं पता, तो आप 2 टेल के लिए जा सकते रहे, है ना। मतलब ऐसी चीज जिसमें आपका नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, तो आप जो रहेगा 2 टेल टेस्ट के लिए जाओगे। बट अगर जहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही फायदा देखना है तो वो इंक्रीज होगा, है ना। जैसे अगर मान लो आप कोको कोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आपको कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि भाई मुझे 500 ml तुमने लिखा था बट मेरी बोतल में 500 से कम मिला है, मुझे लिक्विड 490 मिला है या कम मिला है, तो फिर आप 2 टेल पे जाओगे या 1 टेल पे जाओगे कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव। 2 टेल क्यों, 1 टेल जाओगे ना, क्योंकि कस्टमर को तुम ज्यादा भी दे दो उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो तब थोड़ी कंप्लेन करेगा आपको। आपने 510 है, कभी देखा है कि आप कंप्लेन कर रहे हो भाई तुमने तो 500 लिखा था, तुम मेरे को 510 क्यों बेच रहे हो, वो थोड़ी प्रॉब्लम है कस्टमर की, कस्टमर इज हैप्पी विद दैट। तो उस केस में फिर आपको एक ही साइड का चेक करना है ना, कि कम तो आपने नहीं लिक्विड भरा है। बट यस, एज अ क्वालिटी मैनेजर, एज अ कस्टमर तो आप जो रहेगा वो 1 टेल जाओगे, बट एज अ क्वालिटी मैनेजर आप दोनों साइड चेक करना पसंद करोगे, क्योंकि आपको ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना।
समझे? हाँ, कंपनी पर्सपेक्टिव से अगर जाएंगे तो 2 टेल पे जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, कंपनी पर्सपेक्टिव से 2 टेल है, कस्टमर पर्सपेक्टिव से 1 टेल है। तो थोड़ा से ये जो डिसीजन रहते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव भी होते हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में आप ये सोचोगे कि ये 1 टेल होना चाहिए, मैं बोलूंगा 2 टेल होना चाहिए, या मैं बोलूंगा 2 टेल होना चाहिए, आप ये सोचते हैं कि 1 टेल हो। तो उतना ज्यादा उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि किसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। ठीक, तो अभी हमने 1 टेल देखा था टेस्ट को, और 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी सैंपल दिए, तो हमारे पास 25 सेल्समैन थे, तो 25 - 1 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये रहा 25 - 25, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब ज्वाइन बोले तो कि इसके पैरेलल वैल्यू देखी 1.711, ये हमारे पास टी वैल्यू मिल गई, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या आ गया, टी फ्रॉम टेबल मिल गया, टेबल से वैल्यू जो थी वो टी 1.711 मिली। और टी कैलकुलेटेड तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमने जब ये फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट करी, वैल्यू हमारे पास आई है 10, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि समझा नहीं था पिछली बार। जो भी हमारा टी टेबल था या टी कैलकुलेशन था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के लिए है, तो ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास आता है म्यू, ठीक है। अब इधर की तरफ जो रहता है हमेशा वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, अज्यूमिंग इट टू बी लेट्स से दिस इज ओरिजिन 0, ठीक है। हाँ सॉरी 0 ये नहीं है, अज्यूमिंग टू बी ओरिजिन, बट इधर की तरफ हमारे पास वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। इधर की तरफ हमेशा वैल्यू बढ़ेगी और इधर की तरफ हमेशा वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है। अब अगर आप ये दो वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहोगे, इन दो वैल्यू को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहोगे, तो हो सकता है कहीं यहाँ पे 0 आता हो, यहाँ पे 0.5 आता हो। अब हमने बोला कि जैसे जैसे इधर से इधर जाओगे वैल्यू बढ़ेगी, तो कहीं यहाँ पे 1 आएगा, कहीं 1 आएगा, तो 1 आने के बाद अगला क्या आएगा, 1.71 जो रहेगा वो कहीं यहाँ आएगा, करेक्ट है। और इधर इंक्रीज होने वाली है, तो फिर यहाँ पे कहीं 2 आएगा, यहाँ पे कहीं 3 आएगा, यहाँ पे कहीं 4 आएगा, और फिर कैसे करके कभी तो कभी 10 आएगा, राइट, फॉलो कर रहे हो। तो 1.7 तो ये रहा आपके पास, 1.711 ये आपका क्या था, टी टेबल, 1.71 क्या था, टी टेबल, और 10 क्या था, टी कैलकुलेटेड, तो ये रहा टी कैलकुलेटेड। सर 0 मिडिल में नहीं होगा? हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम मिडिल में होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा होता है कुछ जगह पे, अगर वो आपके पास जी कर्व होती है, मैं नॉर्मल कर्व बोल रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल रहेगा तो फिर उसके लिए म्यू 0 होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए म्यू 0 हो जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है। बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिस्कशन एट द मोमेंट, क्योंकि वो फिर थोड़ा अलग डायरेक्शन में लोग चले जाएंगे। बट अगर आपने कहीं ये पढ़ा है तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हो आप, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नहीं है हमारे पास, ये नॉर्मल कर्व है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी अगर हमारा 10 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, मतलब हम इस रीजन में है, और ये रीजन हम जानते हैं कि हमारा अल्टरनेट रीजन है, और ये नल रीजन है, मतलब नल हाइपोथेसिस वाला रीजन है। तो अभी आप किस रीजन में हो, अल्टरनेट रीजन में हो, मतलब जो भी आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। व्हाट इज योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस? अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि जो ट्रेनिंग है उसके बाद एवरेज सेल्स जो थी वो बढ़ गई है। तो वही हमारा कंक्लूजन है कि ट्रेनिंग के बाद सेल्स बढ़ गई है। सर टी टेबल क्या सिग्निफाई करता है, मतलब टी टेबल वैल्यू क्या सिग्निफाई करती है? टी टेबल वैल्यू आपको ये पता करने में आसानी देती है, एक बाउंड्री देती है आपको टी टेबल वैल्यू एक तरह से प्रिसाइसली, क्योंकि आप अगर मैं ये कर्व बना रहा हूँ और ये कर्व बनाने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि कुछ रीजन जो है वो अल्टरनेट वाला रीजन है, कुछ रीजन वाला नल वाला रीजन है ना, ऐसा मैंने बोला, और मेरे पास टी कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास टी वैल्यू आई है 10। तो ये जो 10 है वो इस रीजन में है या इस रीजन में, ये तुमको कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि 10 किस रीजन में? 10 मान लो यहाँ पर है, अब वो ये जो 10 है, ये जो 10 है ये इधर पड़ता है या इधर पड़ता है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तभी पता चल सकता है ना कि जब आपके पास ये पता हो कि भाई आपका क्रिटिकल वैल्यू क्या है, मतलब नल और अल्टरनेट के बीच की बाउंड्री कहाँ पर से स्टार्ट हो रही है।
ये तभी पता चलेगा ना। अगर मान लो टी क्रिटिकल यानी बाउंड्री मेरे पास जो थी टी क्रिटिकल यानी टेबल वाली जो वैल्यू है, तो टेबल वाली वैल्यू यहाँ पे से आती है अगर मेरे पास, तो ये क्रिटिकल वैल्यू या टी टेबल वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से आती है, यहाँ से आती मतलब सपोज 12 शुरू हो जाती, तो हम ये कहते हैं कि भाई अल्टरनेट और नल की बीच की बाउंड्री यहाँ पे, ये नल है और ये अल्टरनेट है, क्योंकि ये टेबल की वैल्यू 12 आई है, ये टेबल की वैल्यू 12 आई है और तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई है, इसका मतलब आप इधर वाले रीजन में, तो ये जो रीजन का आइडेंटिफिकेशन है टेबल वैल्यू से पता चलता है। समझे क्या सर? मतलब आपने ये जो तो टी टेबल सर की जो लाइन है सर, वो सिर्फ हमें समझाने के लिए ऐसा खींच दिया है ना, कि मतलब ये अपना जो कर्व है इसके बाद में अगर टेल चालू होती तो वो यहाँ से होती। हाँ, बट वो मैंने समझाने के लिए नहीं, मैंने टेबल में से निकाला है। ये जब तक मुझे पता नहीं चलेगी, मुझे बाउंड्री कैसे पता चलेगी कि कहाँ से ये बाउंड्री शुरू हो रही है, किधर सर से? वैल्यू तो आपको पता है सर उसके, पर जैसे अभी आपने ऊपर वाले कर्व में 0, 0.5, 2, 1.7 लिखा है सर, ये तो आपने मन से अभी लिख हाँ दिया है ना, हाँ, ये तो मैंने मन से लिखा, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए दिया है, समझाने के लिए। मतलब जी इस सर। चीज के लिए दिया है, नहीं तो आप ये याद रख लो कि इधर से इधर इंक्रीज होती है, बट ओके वो आपको आसानी हो समझने के लिए, इसलिए मैंने ये सब वैल्यू लिखी है, वो मुझे जरूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ ये प्रिंसिपल है इसका। ये सही, ये सब वैल्यू गलत है, ये सब वैल्यू गलत है, सिर्फ ये 1.71 सही है और 10 सही है, ठीक है। सर अगर अपनी टी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.8 से 2 के आसपास आती तो भी हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेते थे। एक मिनट, टी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.8 से 2 के आसपास आती तो। हाँ हाँ 1.8 आती, तो फिर अभी अपने पास कर्व कैसी बन जाती कि हमारी कर्व है और इस कर्व में 1.71 यहाँ पर है, 1.71 यहाँ पे, तो 1.8 किधर आएगा, 1.71 के बाद ही आएगा ना, मतलब कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब अगेन आप कौन से रीजन में हो, अल्टरनेट वाले रीजन में। तो 1.71 के अंदर आती तो अपन नल लेते हैं। हाँ, अगर आपका टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेट से 1.6 आती, तो 1.6 किधर है, इधर आएगी 1.6, 1.71 के पहले, तो फिर आप अल्टरनेट रीजन में आ जाते हैं, नल वाले रीजन में आ जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग काम नहीं कर रही। तो 1.8 में लेकिन सिग्निफिकेंट चेंज आया नहीं ना, तो हाँ अपन... हाँ, एक और चीज है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इरशाद आपने पूछा है ना, किसने पूछा? ईशान सर। अच्छा ईशान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने, ईशान ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एंड वेरी नाइस कि आप इतना सोच रहे हो, कि ईशान ने क्या बोला कि भाई मेरे पास आया है 1.71 ये आया है और दूसरा आया है 1.8, मतलब यहाँ पे कहीं है। अब प्रैक्टिकली या बाय प्रिंसिपल तो हम लोग अल्टरनेट वाले रीजन में हैं, तो बाय प्रिंसिपल हमको कहना ही पड़ेगा कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ जा रहे हैं, विच इज सेइंग दैट ट्रेनिंग इज वर्किंग, बट हम इस रीजन में आए हैं, बट जस्ट ऑन बाउंड्री है हम लोग, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ट्रेनिंग इज वर्किंग एंड काइंड ऑफ की बहुत ज्यादा इंटेंसिव नहीं है, मतलब आप अगर यहाँ होते तो हम बोलते हैं कि यार इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज वर्किंग वेरी गुड, ठीक है। अगर 1.8 है दैट मींस ट्रेनिंग इज स्टिल वर्किंग सिग्निफिकेंटली गुड, तो ये जितना ज्यादा आपके पास ये गैप मिलता जाएगा, किसमें, टी कैलकुलेटेड में और टी टेबल में, जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप बताएं, ठीक है। अभी जैसे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है 1.71 एंड 10, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग इज वर्किंग वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रेनिंग, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है, बट अगर ऐसा होता तो हम स्टिल बोलते ट्रेनिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है। ये जो चीज है ईशान, अगर आपने ये लिया हुआ है, अगर इस लाइन को आपने क्रॉस कर दिया, दैट इटसेल्फ मींस कि आपने सिग्निफिकेंस वाला जो चीज था वो अचीव कर लिया है, ठीक है। तो हम अभी भी बोलेंगे कि सिग्निफिकेंटली वर्किंग, बट सॉफ्ट उसमें बोलेंगे, इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होगी, हम ये बोलेंगे कि ट्रेनिंग इज सिग्निफिकेंटली वर्किंग, partially we can say कि partially working। नहीं पार्शियली नहीं, सिग्निफिकेंटली मतलब हाँ अभी भी कंसिडरेबली काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है ट्रेनिंग, बट अगर ये 10 होता तो हम बोलते कि बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा और बहुत अच्छा, वो डिफरेंस। सर टेबल के जो वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी पता है ना टी टेबल से,
नहीं नहीं टी टेबल बताया, लेकिन वो टेबल में जो वैल्यूज दिए हैं वो कैसे आते हैं? वो तो टी टेबल जिसने बनाया है ना, वो अलग अलग उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, फॉर्मूले लगाए, उसके थ्रू आया है। ये वाले वैल्यूज की बात कर रहे हो ना? यस यस यस। हाँ, ये उनके फॉर्मूलेज है, कैलकुलेशन है, ये मुझे नहीं पता था। मतलब जिसने भी जो भी इसका ओरिजिनेटर था, साइंटिस्ट का नाम था स्टूडेंट करके कुछ तो कोई था सरने में, इसलिए इसको स्टूडेंट टेबल भी बोलते हैं। स्टूडेंट टी टेस्ट, ओके। हाँ, तो उन्होंने कुछ करा होगा यार, वो थोड़ा इतना डिटेल मुझे नहीं पता इसका कि कैसे उन्होंने निकाला, जैसे लॉग टेबल कैसे आया, तो थोड़ा होगा, वो थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बट आई डोंट नो अबाउट इट कि कैसे निकाला है ना। अभी समझा ये सब चीजें, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर अगर इसमें आंसर मतलब कि -10 अगर अगर आता हमारा, हम्म, मतलब 130 जगह 100, मतलब सेल्स माइनस में जा रही है सर? नहीं नहीं नहीं, सेल्स माइनस में नहीं आ रही। अभी आप इधर में जाते थे, हाँ, तब वो, बट आप वो चेक ही नहीं कर रहे हो ना। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमने ट्रेनिंग दी उसका निगेटिव इम्पैक्ट आया अगर -10 आ जाएगा तो। बट सर हम तो एक ही टेल के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो अभी भी हम नल में ही हाइपोथेसिस में। करें नहीं नहीं नहीं, अब चेक आप, कर रहे हैं नहीं जस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप वो नहीं बोल सकते कि नेगेटिव काम कर रही है। अभी आपकी अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस क्या है? ट्रेनिंग इज नॉट वर्किंग वर्सेस ट्रेनिंग इज वर्किंग। ट्रेनिंग इज वर्किंग, यस सर। तो अगर आप -10 आए, मतलब आप इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन कौन सा आपका? अल्टरनेट वाले, नल वाले ही है ना? यस फिर सर। तो आप बोलते हैं कि आप अल्टरनेट के साथ है। अल्टरनेट इज सेइंग दैट ट्रेनिंग इज नॉट वर्किंग। अब वो नेगेटिव, एटलीस्ट कम से कम इतना तो है कि $100 का मतलब सेल हो रहा है एवरेज हाँ, काइंड एवरेज ऑफ। नो इतना, प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, है ना? ठीक है, अब ये समझ में आ गया है डिटेल अच्छे से? यस सर। सर इस एग्जांपल को कभी भी हम टू टेल में नहीं ले जा सकते हैं। ले जा सकते हो ना, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि कैसा वर्क करता है। आप उसको 2 टेल के लिए सॉल्व कर, वो तो आपको बनाना है ना प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम तो इसने क्वेश्चन में दी हुई है ऐसी प्रॉब्लम, बट जब आप डेटा साइंटिस्ट काम करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम लिख के थोड़ी देने वाला है ऐसा। वो तो आपको बनानी है, आपके सिनेरियो को देख के, आपके बिजनेस को देख के। आपको हाइपोथेसिस भी, क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है, हाइपोथेसिस भी आपको बनानी है, और सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढ के लाना है। आपको तो सीधे डेटा मिलेगा, बस उस डेटा के साथ आपको जो करना है वो आप करो। तो प्रॉब्लम भी आप ही बनाओगे कि भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका इतना है, ये इतना है, वो इतना है, एंड देन 2 टेल टेस्ट बनाना है या 1 टेल टेस्ट बनाना है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी है आपके बिजनेस के साथ। नेगेटिव में भी अगर आपको देखना है तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग नेगेटिव काम कर रही है। अब वो अगर आप किसी को बोलने जाओगे तो थोड़ा सा फनी हो जाता है कि यार जो आता जाता है वो भी बुला दिया क्या इसने लोगों को। सिंपल सी बात ये है कि ऑलरेडी जितना आता था बच्चों को सेल्स करना, वो उससे खराब सेल्स कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है किसी ट्रेनिंग में? हो भी सकता है कि यार वो कुछ अलग ही चीज सिखा के चला गया सामने वाला, देन इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट मैटर कि कुछ उल्टा सिखा गया कि सेल्स करना ही नहीं हमको, कैसे आराम करना वो सिखा के चला गया, तो वो एक अलग मैटर है। सर मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन का ट्रेनर हो एंड द मार्केट वी आर सेलिंग, वही मैं बोल रहा हूँ मतलब उस सिचुएशन कि वो आप लोगों का बट उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मतलब जैसे हमको दिया हुआ है कि एवरेज सेल का जो वैल्यू दिया 130 आफ्टर ट्रेनिंग, हो तो जाएगा ना दैट नीचे। दैट वो नॉर्मली नीचे जाना चाहिए। अगर वो बोल रहे हो ना नेगेटिव वाला, तो फिर क्या होना चाहिए कि फिर आपका इनिशियल इमीडिएट जो आपको क्रॉस चेक करना है वो क्या चेक करोगे, यार जो हमने सैंपल निकाला था उसका एवरेज जो रहेगा, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता था ट्रेनिंग का कि 100 से कम सेल करना शुरू कर दिए, तो 130 सैंपल का एवरेज कैसे आ रहा है? तो फिर आपको डाउट होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, अगला सैंपल निकाल लोगे सेम उसमें से, बोले नहीं नहीं ये कुछ, ये जो 125 लोग, जो 25 लोगों का सैंपल लिया है हमने, शायद ये आउटलायर हो जिनका हमारे पास ज्यादा निकल के आ रहा है। जब हमारा टेस्ट बोल रहा है कि हमने ट्रेनिंग ने नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, तो ये ज्यादा कैसे बेच रहे हैं? तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो ये सिंक्रोनाइजेशन है। तो चलो वापस से एक और सैंपल निकाल के देख लो, शायद वो सैंपल खराब हो। आपने वो दूसरा सैंपल निकाला और उसका भी एवरेज अगर मान लो 125 या 30 कुछ आ रहा है, तो आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं आप, तब आपके पास इंडिकेशन है कि शायद आपने टेस्ट में कुछ गड़बड़ किया है या हाइपोथेसिस में कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि हाइपोथेसिस बोल रही कि ट्रेनिंग ने सबको खराब परफॉर्म करना सिखा दिया, और हमारा जो डेटा है वो कुछ अलग बोल रहा है। मतलब कहीं तो कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की। बट अगर आपका जो सैंपल है वो बार बार जो रहेगा वो बता रहा है कि एवरेज निकाला हमने और वो निकाला 90 आया, पहले 100 था भी 90 हो गया, पहले 100 था भी 70 हो गया, तो फिर आपकी हाइपोथेसिस और आपका जो सैंपल का डेटा है वो दोनों एक साथ चल रहा है। तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये ट्रेनिंग ने कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, पॉजिटिव नहीं डाला है।
सो मतलब डेटा जो भी हमें अवेलेबल रहेगा उसी के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस ड्राइव करेंगे, मतलब डेटा इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, ये मैं इंडिकेशंस आपको बता रहा हूँ कि जो डेटा है उसके बेसिस पे कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो चीजों को। अभी आपने बोला ना कि -10 भी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, ठीक है आ सकता है, वो गलत नहीं है। तो अगर वैसा कुछ आपके पास आ रहा है कि ट्रेनिंग से पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था पर नेगेटिव आ गया, ऐसे कैसे हो गया, तो उसमें दो चीज हो सकती है कि या तो आपने कैलकुलेशन कुछ गलत किए हैं या फिर रियली ट्रेनिंग ने कुछ गड़बड़ किया है, दो चीजें ही हो सकती है। अब ट्रेनिंग ने अगर गड़बड़ किया है तो वो कैसे कंफर्म करोगे, तो वो आप डेटा के साथ मैच कर लो ना सैंपल के साथ में कि ये सैंपल 130 बोल रहा है और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बोलता है कि घटना चाहिए 100 से भी कम आना चाहिए, तो ये तो सैंपल ही गलत कुछ बोल रहा है। तो लेट्स ट्राई विद अदर सैंपल, लेट्स ट्राई विद सम मोर सैंपल, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आपके खुद के बोलने पे। नहीं तो सीधी सिंपल सी बात है, आप ये लेके जाओगे डेटा और प्रेजेंट करोगे सीईओ को और बोलोगे कि ये जो ट्रेनिंग वाला आया था इसने कुछ गलत सिखा के चला गया बंदों को, वो पहले $100 का सेल करते थे अभी 80 का भी सेल नहीं कर रहे, तो इसने कुछ गलत सिखाया है। अगर ऐसा बोलोगे तो बोलेगा अच्छा ऐसा क्या, चलो डेटा देखते हैं। वो डेटा देखेगा और उसका वो एवरेज निकालेगा, एवरेज निकाल के बोल देगा यार वो एवरेज जो था वो आ गया है, पहले 100 सेल्स करते थे अभी 130 सेल्स कर रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि वो नेगेटिव सिखा के, ऐसे कैसे मैं मान लूं? लॉजिकली ये गलत हो गया ना, आपका क्लेम ही वहीं गलत हो जाएगा। तो बिफोर गोइंग एंड प्रेजेंटिंग दिस टू एनीवन यू हैव टू डू प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ऑन द डेटा। डेटा के ऊपर भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका डेटा क्या स्टोरी बोल रहा है और आपका टेक्स्ट क्या स्टोरी बोल रहा है, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं। नहीं तो वहीं पे आपको पता चल, मतलब वहीं पे जो सीईओ रहेगा वो बोल देगा यार आप गलत करके लाए। तो रादर देन ही सेइंग यू, आपको खुद को टेस्टिंग करना चाहिए ना कि आपने क्या किया है। ऐसे ही होता है ये, मेरे पास बहुत प्रैक्टिकल चीजें है ये। वही मैं जब जाता था प्रेजेंटेशन के लिए तो आई यूज्ड टू डू दिस काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और एग्जैक्टली वैसा ही होता था जो मैं पहले से चेक करके जाता था, फिर वो लोग भी ऐसा चेक करते थे कैलकुलेशंस के थ्रू, ये ऐसा वो ऐसा, तो तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, वो सीधे चैलेंज करते थे वहाँ पे कि तुम जो बोल रहे हो गलत है। तब मुझे जस्टिफाई करना पड़ता था कि नहीं मैं ये जो बोल रहा हूँ ये सही है और कैसे है, दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है बिजनेस मतलब इसलिए डेटा साइंटिस्ट इतने डिमांड में रहते हैं अगर आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो जाओ, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि आपने यूडेमी वगैरह कहीं से पढ़ लिया और 2-4 टर्म जान ली और उसके बाद डेटा साइंटिस्ट बन गए, वो दैट्स अ डिफरेंट गेम। बट अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो ये बिजनेस की रियल अंडरस्टैंडिंग होती है और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है और ऐसे ही बिजनेस ड्राइव होता है। ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बट बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंदर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यस थैंक यू। श्योर, आगे बढ़े फिर। तो ये हमारे पास टी टेस्ट हो गया। नाउ अगला वाला आगे बढ़ाते हैं। हाँ कनिष्क आपको क्वेश्चन है, पूछो। सर ट्रेनिंग के बाद जो पॉजिटिव चेंज आया है, तो पहले $100 की सेल हो रही थी, तो अब हम टी को कंसीडर करेंगे कि टी वैल्यू को, कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, सेल्स कितना, वो कितना हुआ उसके लिए अलग टेस्ट होता है। ओके सर, है ना। अभी हम ये बोल सकते हैं कि दिस ट्रेनिंग इज वर्किंग, तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि 30 यूनिट से सेल्स बढ़ जाएगी आप ये ट्रेनिंग करवा दोगे, तो ऐसा नहीं बोल सकते। पहले 100 कर रहे थे अभी 130 कर रहे हैं, मतलब अब ये ट्रेनिंग ने कितना हमारे उसके ऊपर इफेक्ट डाला, तो 30% इफेक्ट सेल्स पे इफेक्ट डाल दिया, ऐसा आप नहीं बोल सकते पूरे कंडक्ट करने के बाद टेस्ट के। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो 30% मतलब 130 सेल्स जो थी वो सिर्फ 25 सेल्स में थी, वो पूरी पॉपुलेशन की नहीं थी। ठीक है, ओके सर। तो वो आप नहीं बोल सकते कि ये ट्रेनिंग कर दिया तो 30% परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। लो उसके लिए अलग टेस्ट होता है प्रॉपर, उसमें आप ये बता सकते हैं कि ये करवाने से तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है उस पर वो इस रेंज में चेंज हो गया, उसके लिए भी अलग टेस्ट होता है। ठीक है, तो उससे आप उस ट्रेनिंग की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि अरे यार ये ट्रेनिंग करते हैं तो सेल्स उससे मोटा मोटा 10% से लेके 20% के बीच में बढ़ने के चांसेस है। अच्छा 10% से बढ़ा तो एक सेल्समैन $100 का करता था, मेरे पास 1500 सेल्समैन है, $1 से एक सेल्समैन जो था वो $10 का मतलब $100 का सेल्स करता था, ये करने से मिनिमम 110 का तो करेगा, और ऐसे 1500 सेल्समैन है मतलब 1500 into 10, मतलब ये ट्रेनिंग करने से मेरे को $15,000 का फायदा होने वाला है। सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिकल या बिजनेस कैलकुलेशन की $15,000 तक का मेरे को फायदा हो सकता है ये ट्रेनिंग करने से। तो ठीक है ना, ये ट्रेनिंग करवाना चाहिए। ट्रेनिंग की और कितनी $1,000, तो काहे को $1,000 नहीं देते अगर हमको मंथली सेल्स में $15,000 का फायदा हो रहा है। ये तो केपीआई होता है कि हाँ भाई ये ट्रेनिंग करने से हमको इतना फायदा हो सकता है, सो लेट्स इन्वेस्ट इन दिस ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग एक एग्जाम्पल है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बट इसको आप कोई दूसरी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में लोगे तो वो वैसा आप बिजनेस केपीआई को भी चेंज कर सकते हो कि भाई तुमको ये वाला डिसीजन लेना चाहिए, इससे आपको पोटेंशियली इतना फायदा हो सकता है।
और ऐसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरे लोग रहते हैं ऐसे तो ये कंपनियों में पैसा डालते हैं। सर फॉर डिस्कशन से लाइक इंडस्ट्री में मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल हम पिक कर सकते हैं तो जस्ट टू डिस्कस कि एक्चुअली लाइक हाउ वी वर्क इंडस्ट्री में। ये वही तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना मैं अलग अलग, ये वही एग्जांपल्स है। मतलब उसमें डेटा साइंटिस्ट का रोल इतना हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बहुत सारी प्रोसेस होती है, कॉन्टेक्स्ट होती है, मार्केट वैल्यूज होती है, मार्केट रिसर्च होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो वहां पे जाके डेटा साइंटिस्ट का काम खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप बोलोगे ना कि अभी कोई कंपनी का वैल्यूएशन करना है तो दैट इज समथिंग अगेन गोज विद लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स कि मार्केट रिसर्च भी होगा, उसके अंदर यूजर रिसर्च भी होगा, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है कि हाँ भाई अभी जोमेटो को एक्वायर करना है तो जोमेटो की ब्रांड वैल्यू क्या है वो निकालना है आपको। तो ब्रांड वैल्यू भी निकालने के लिए बहुत अलग अलग कैलकुलेशन भी होते हैं और बहुत सारे परसेप्शन भी होते हैं। और कुछ लोग एग्रेसिव भी जाना चाहते हैं कि यार ऐसा कर लेंगे तो हमको फायदा हो सकता है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था, क्यों किया था? क्योंकि उसको फेसबुक को व्हाट्सएप का डेटा भी मिल रहा था, एट द सेम टाइम उसका रीच भी मिल रहा था। तो ये चीजें ऐसा कैलकुलेट नहीं होती, कई बार परसेप्शन पे भी चलती कि यार लेट्स इन्वेस्ट इनटू इट, हमको ऐसा लगता है कि इससे फायदा होगा। तो वो ये सारे डिसीजन जो रहते हैं बहुत सारे सब्जेक्टिव जो होते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीजें आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, राइट। अभी ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये ट्रेनिंग का एक सिंपल एग्जांपल है। इसकी जगह ट्रेनिंग की जगह आप सोशल मीडिया कैंपेन ले लो कि भाई सोशल मीडिया, अभी ये इसको अगर आप बिजनेस की टर्म की बात कर रहे हो तो ये सोशल मीडिया कैंपेन की भी बात कर सकते हो कि भाई पहले जो थी कंपनी अगर सोशल मीडिया कैंपेन नहीं करती है, मतलब फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट नहीं डालती या टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है, तो अगर कंपनी टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं देती तो एक महीने का सेल्स जो रहता है, सेम क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, यही क्वेश्चन है, बस इसको आप लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ कि देयर इज यू वांट टू इंप्रूव द सेल्स ऑफ अ कंपनी और उसके लिए आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। जब आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हो तो आपका जो सेल्स होता है पर वीक या पर डे का जो सेल होता है वो होता है $1000 का, जब एडवर्टाइजमेंट नहीं देते। अब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया और देने के बाद करीब आपने 30 दिन का लगातार डेटा मॉनिटर किया, 30 डेज का या 25 डेज का, तो 25 डेज का लगातार डेटा या सेल्स का डेटा मॉनिटर किया। अगर आपने 25 डेज का सेल्स का डेटा मॉनिटर किया और वो जो डेटा था उसका एवरेज सेल्स जो था वो $1300 आने लग गया। तो आप जब एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे थे तब $1000 आता था एक दिन का सेल्स, अभी देना शुरू किया तो एक दिन का सेल्स हमारे पास $1300 आना शुरू हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या हमने जो एडवर्टाइजमेंट दिया उससे हमको फायदा हो रहा है रियली या नहीं हो रहा है? 95% कॉन्फिडेंस। सेम क्वेश्चन, चेंज हो गया कॉन्टेक्स्ट। तो आप वही सेम कैलकुलेशन करो, उससे आपके पास रिजल्ट मिल जाएंगे और आप बोलोगे कि हाँ भाई एडवर्टाइजमेंट देने का फायदा हो रहा है, राइट। समझ रहे हैं मेरे को क्या बोलते हैं? यस सर। ऐसी कैलकुलेशन आप करते जाओ तो होता है। देन धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे जैसे आप R&D करते जाओगे, थोड़ा इसमें जैसा घुसोगे ना स्टेटिस्टिक्स में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बचपन में जब हम लोग ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वगैरह सब पढ़ते थे कि उनका यूज क्या होता है। मैंने भी जब पढ़ा था बचपन में मेरे 11th-12th में, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से यूज हो सकते हैं, सब होते ही है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? सर एक क्वेश्चन और सर, यहाँ पर जैसे हमने वन टेल और टू टेल का वैल्यूज देखा था, लाइक इन वन ऑफ द क्वेश्चंस वी हैड इट 0.025, तो इससे भी ज्यादा प्रिसिशन के भी टी टेबल्स अवेलेबल होते हैं क्या? टी टेबल ये है ना, प्रिसिजन 1% तक का भी है, उसके आगे भी सर है। हाँ, मतलब वो टेबल है पूरा, वो कंटिन्यूस टेबल है, उसको आप गूगल में सर्च करोगे तो और कम वैल्यू का भी आपको चाहिए मिल जाएगा। बट देन एक्चुअली इसके कैलकुलेटर भी आ जाते हैं। मतलब अभी तो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल दिखाना है, आप लोगों को देखना सिखाना है, बट इसके डायरेक्ट कैलकुलेटर भी आते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। टी वैल्यू कैलकुलेटर, ये देखो कैलकुलेटर भी आता है, ढूंढोगे वो भी मिल जाएंगे आपको। उसके अंदर आपको सीधे ये देखो, ये टी टेबल को स्टूडेंट्स टेबल, टी टेस्ट को स्टूडेंट टेस्ट भी बोलते थे, इसलिए स्टूडेंट लिखा हुआ है। पे कैलकुलेटर भी है, यहाँ पे आप सीधे वैल्यूज डालो, आपको कैलकुलेटर वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगी सीधे। थोड़ा R&D करो, ये देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम डालो यहाँ पे, 24 थी ना अपनी, 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 कैलकुलेट करके बताओ, ये आ गया। यही था हमारा कॉन्फिडेंस वैल्यू ना, 1.711 निकाला था हमने टेबल से, ये देखो आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर भी है, क्यों इतना पेन लेने का? ठीक है,
ये कर सकते हो, Yes, लेकिन sir. फ्रीडम डाला, ये डाला, आ गया वैल्यू खत्म। तो मिल जाएगा। अभी आप बोल रहे हो ना कि कम सिग्निफिकेंस लेवल लो डालते हैं, कम सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 डाल दिया मैंने, मतलब मुझे भी नहीं पता है कितना सिग्निफिकेंस लेवल है, आई थिंक 0.1% सिग्निफिकेंस, सही आ गई, राइट साइड। ठीक है, ये बहुत कम सिग्निफिकेंस लेवल है, कितना है ये? 1% भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, 0.01% सिग्निफिकेंस है, मतलब आप 0.01% गलत हो गए अपने डिसीजन में। अब आप एक चीज ध्यान दो, जो आपका रिजल्ट था वो कितना था? 10 था, टी कैलकुलेटेड वैल्यू, याद आया? यहाँ पे ये कितना था? 10 था, मतलब अभी यहाँ पे 10 है और ये अभी भी जो है वो 4.38 है, विच इज लेसर, तो स्टिल आप अल्टरनेट एरिया में हो, स्टिल आप अल्टरनेट एरिया में हो, समझे आप? इसका मतलब कि आप अब जो भी बोल रहे हो वो 0.01% गलत हो गए, जो भी आप बोल रहे हो, मतलब आप 1000 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो सिर्फ एक बार फेल हो गए। 0.01 यानी 99.99% केसेस में आप सही हो गए इस पूरे स्टेटमेंट को मेक करने के बाद, तब भी आप अल्टरनेट एरिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, आप लोगों ने क्वेश्चन ज्यादा पूछे तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी देखो, अभी आप 99.999% सही हो अपने स्टेटमेंट में, और जब आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस मतलब 99.999% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो कि ट्रेनिंग वर्क कर रही है, अभी भी वर्क कर रही है। ठीक है, स्कोर कम कर दो, 0.0, सॉरी यहाँ पे आप इसको करते जाओ, 0.0000001, आई डोंट नो कितना आता है ये, 7.2, अभी भी वर्क कर रही है ट्रेनिंग, मतलब कितने परसेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 99.9995 टाइम्स, इतने परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी बोल रहे हो आपकी ट्रेनिंग वर्क कर रही है। इसीलिए जो ईशान ने क्वेश्चन पूछा था, ईशान आपको समझा अभी आपका जो क्वेश्चन था? हाँ। कि जितना डिफरेंस रहेगा इसमें और टी टेबल वैल्यू में, उतना आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अभी आप 99.99995 टाइम्स 9 आप सही हो जो बोलते हैं, बट अगर वही हमारे पास ये जो वैल्यू था, आपने बोला था 1.711 था और उसकी जगह 1.8 होता, तो आप वहां पे फेल होना शुरू हो जाते थे इमीडिएटली आफ्टर इवन 0.5। ये 0.5 के साथ आपने किया था तो ये आया था 1.71। अगर आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.8 आती है यहाँ पे, और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% की जगह अगर आप 97% कर देते तो 97% कॉन्फिडेंस में आप फेल हो जाते, मतलब आप किधर जाना पड़ता, आपको नल एरिया में चला जाना पड़ता। तो आप बोलते कि ट्रेनिंग 95% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो कि ट्रेनिंग वर्क कर रही है, बट 97% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो ट्रेनिंग वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, ये है इसका, इमीडिएटली फ्लिप हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब कुछ और चीजें फटाफट कवर करते हैं। तो अगला हमारे पास है 2 सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल वाला एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अब इंडिपेंडेंट कैसे होता है, कोई बताएगा इंडिपेंडेंट कैसे पहचानते हो? Individual samples are not dependent. Different population. दो अलग अलग पॉपुलेशन होनी चाहिए आपके पास, दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। सतेज आपका भी वही था, 2 ग्रुप थे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये वाला छोड़ दो। हियर इज द Yes, yes. है ना? सो गिवन बिलो इज द सैंपल ऑफ टेस्ट स्कोर ऑफ 2 ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल। कैन वी से that these populations are significantly different at 90% confidence? तो 90% कॉन्फिडेंस पे ही अलग अलग पॉपुलेशन है। मतलब टेस्ट स्कोर जो थे वो जेंडर यहाँ पे 2 मीन्स मेल है, 1 मीन्स फीमेल है, तो ये मेल का जो स्कोर है और फीमेल का जो स्कोर है वो यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, मेल का स्कोर और फीमेल का स्कोर लिस्टेड है यहाँ पे। अब हमको ये पहचानना है कि क्या मेल्स ने जो स्कोर किया है वो वुमन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं, दोनों में अलग अंतर है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो ये 2 सैंपल टेस्ट हो गया, क्योंकि 2 अलग अलग सैंपल है, मेल का सैंपल अलग, फीमेल का सैंपल अलग, इसलिए 2 सैंपल है। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही टोटली अलग है, ट्रीटमेंट कहीं पे भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टेस्ट। इसका हमारे पास ये रहा।
P equal to x bar minus x1 minus x bar x1 bar minus x2 bar upon s1 square upon number of sample to square number of sample. हाँ अंकुर आप बताओ क्वेश्चन क्या है? सर बट ये पॉपुलेशन तो एक ही है ना सर, मतलब मेल और फीमेल जो थे वो एक, अच्छा 2 ग्रुप दिए हुए हैं सर, ठीक है ओके मैंने बोला ना 2 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है सर, वो 2 ग्रुप मेरे से मिस हो गया था। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बार हमारे पास आ चुका है। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है। जैसे n जो है वो 8 है, वैसे आप काउंट भी कर सकते हैं फीमेल्स के लिए नंबर 1 कितने 1 है, तो हमारे पास 8 1। फिर उसका x1 मतलब एवरेज है, जो स्कोर इन्होंने स्कोर किए हैं, तो यहाँ से फीमेल अलग निकाला, मेल अलग निकाला, उनका एवरेज निकाला, तो वो एवरेज हमारे पास स्कोर बाय फीमेल हमारे पास आया है 97.25, स्कोर बाय मेल जो है 87.25। क्या आप ये देख के बोल सकते हैं कि दोनों अलग अलग स्कोर कर रहे हैं? अभी तो हाई लेवल पे तो बोल सकते हैं कि हाँ अलग अलग कर रहे हैं, फीमेल इज डूइंग गुड देन मेल, बट क्या वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये हमको पता करना है कि क्या हम इस सैंपल के बेसिस पे 8 सैंपल आपने फीमेल के निकाल लिए, 12 सैंपल आपने मेल्स के निकाल लिए, क्या इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मेल्स स्कोर्स सिग्निफिकेंटली बैड देन फीमेल? क्या आप ये बोल सकते हो? तो यही हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं अभी इस डेटा के हिसाब से। तो आप बोल रहे हो फिलहाल, बट दैट इज नॉट द राइट अजम्पशन, क्योंकि स्टेटिस्टिकली वो प्रूव होता है या नहीं वो आपको देखना है। समझ रहे हो? अभी हम जो कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है ये सैंपल का डेटा है, तो सैंपल तो बोल रहा है कि भाई हाँ फीमेल्स आर डूइंग वेरी गुड देन मेल, बट क्या ये स्टेटिस्टिकली भी प्रूवन है? क्या ये पूरे ग्रुप के ऊपर भी अप्लीकेबल है? क्योंकि आपने सैंपल के थ्रू निकालना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के दे रखे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देख सकते हो कि फीमेल का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मेल का बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे 87 अगर कोई स्कोर कर रहा है, बट देयर विल बी समबडी हु इज गोइंग टू हैव 98.6 एज वेल, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कोर्स है। अब अपने पास वही पूरी प्रोसेस हो जाती है कैलकुलेशन के लिए, सेम पूरा कैलकुलेशन है, सेम पूरे स्टेप्स है। अगर आपको टेस्ट करना है तो पहला तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताओ। नल बताओ जल्दी, नल और अल्टरनेट। बोलो सर दोनों के मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है सिग्निफिकेंट, तो एवरेज स्कोर बाय mu1 is equal to mu f है ना, और दूसरा क्या है? मेल not equal to not equal to। अभी यहाँ पे क्या बोला मैंने? लैंग्वेज में क्या बोला? सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि फीमेल्स आर सिग्निफिकेंटली स्कोरिंग हायर देन मेल, ऐसा मैंने नहीं बोला। अगर वैसा बोलता तो कौन सा टेल होता? one tail अगर मैं बोलता कि फीमेल आर सिग्निफिकेंटली हायर देन मेल, ये बताओ, तो 1 टेल होता। मैंने बोला सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, तो ये 2 टेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों की हाइपोथेसिस भी चेंज होगी। यहाँ नॉट इक्वल टू होगा, मेल इज नॉट इक्वल टू फीमेल, क्योंकि मैंने डिफरेंट बोला है। अगर मैं बोलता फीमेल इज हायर देन मेल, तो मेरे पास यहाँ पे सीधे हाइपोथेसिस में एरर ये आया। ये आपको समझना है। रजत समझ रहा है अभी कैसे हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं? यस सर। आप क्या करना अगला स्टेप में, तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है, बट 2 टेल टेस्ट है ये। 2 टेल है ना, अभी हमने डिस्कस किया, तो 2 टेल है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% बोल रहे हैं 5% है ना, तो 5% डिवाइड हो जाएगा दोनों। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है ये पुट करनी है, सारी वैल्यू ये पुट करी हमने। देखो x1 मतलब पहला एवरेज 97.25 यहाँ से आ गया, फिर 87.25 यहाँ से आ गया, फिर S1 S2, ये रहे S1 S2, इन दोनों के स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हैं, एंड देन नंबर ऑफ सैंपल्स N1 और N2 मतलब नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 8 और 12 है, ये 8 और 12 नंबर ऑफ सैंपल है। इस पूरे को कैलकुलेट किया, आपके पास कितना आया? 3.43। तो हमारे पास t कैलकुलेटेड हमारे पास आ गया 3.43। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे? क्या चाहिए? टी टेबल में वैल्यू चेक करेंगे। टी टेबल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पे? तो दोनों को जोड़ के 2 माइनस कर n -1 होगी सर। 18 तो n-1 के हिसाब से ये कितना होगा? 8 - 1 यानी 7 से होगा, और इसका n-1 करेंगे तो 11 यहाँ होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 18। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है, तो बस आप इसके लिए टेबल देख लो।
टेबल कहाँ गया हमारा? ओह, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ले रखा है इन लोगों ने, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें सॉल्यूशन में 7 दे रखा है, बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वगैरह हमारे पास रहेगा तो जो फॉर्मूला है, ठीक है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट फॉर्मूला भी वही है, n1 + n2 - 2, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल? 8 + 12 18 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। 18 नहीं आएगा, सॉरी, 12 + 8 20, हाँ 18 आएगा। 12 8 + 12 20, 20 - 2 18, तो 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखो। अभी यहाँ से टेबल में देखोगे तो 2 टेल टेस्ट हमारे पास है ना, तो इसको नीचे ले लीजिए, तो हमारे पास 2 टेल टेस्ट है, तो ये रहा 2 टेल टेस्ट, और 90% कॉन्फिडेंस है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है अगर, तो उसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा, तो 0.5 आ जाएगा, तो ये आ गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको लेना पड़ेगा 18, 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू है 2.1, तो 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू कितनी है? 2.1, ठीक है। तो टी आपके पास आ गया 2.1, टी वैल्यू आ गई है 2.1। यस सर। बस काम हो गया अपना, 2.1 आ गई टी कैलकुलेटेड, इसको ले जाओ ऊपर और लिखो यहाँ पे, अरे कौन गया, इतना लिखा था मैंने, तो टी कैलकुलेटेड हमारे पास आ गई है 2.1, और टी टेबल 2.1 आया और कैलकुलेटेड आया 3.43, तो ये तो हमारे पास आया है 2.1 क्रिटिकल वैल्यू, और कैलकुलेटेड आई है 3.43, तो 3.43 किधर आएगा? इधर कहीं आएगा। क्या बोलता है ये? हम लोग कहाँ पर हैं? ऑल्टरनेटिव में। अल्टरनेट क्या था? नॉट इक्वल टू, तो 2 ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मतलब यस, दोनों ग्रुप अलग अलग है, दोनों ग्रुप अलग है, मतलब one group is performing significantly different than other, ठीक है, one group is performing significantly different than other, आप उसको वन टेल में कन्वर्ट कर सकते थे इसी प्रॉब्लम को। सर इसमें अगर आप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बोल रहे हो कि अपन ऐसा भी बोल सकते हैं सिग्निफिकेंटली बेटर, क्योंकि वो राइट हैंड साइड ही जा रहा है, प्लस में ही जा रहा नहीं, वो प्लस में नहीं जाता, वो अगर आप टेबल में देखते हो ना तो हमेशा प्लस माइनस होता है, वो हमेशा अच्छा प्लस माइनस होता है, दोनों वैल्यू देते, दोनों वैल्यू होती है, बट आप अगर सिर्फ पॉजिटिव साइड में जाना चाहते हो तो वैसा हाइपोथेसिस बना दो क्वेश्चन को चेंज करके, क्योंकि क्वेश्चन आपके हाथ में ही रहता है। ओके ठीक है, चल Sir, hypothesis जो alternate hypothesis है, that can only be one, or there could be multiple alternate hypotheses. वो आपके ऊपर है ना। सी, मैंने आपको क्या बार बार बोला कि प्रॉब्लम बनाने वाले आप ही हो, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू फ्रेम प्रॉब्लम फॉर यू। मैंने यहाँ पे बना के सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लिख दिया, आप बना लो एक हाइपोथेसिस, उसके अंदर आप लिख दो कि फीमेल आर परफॉर्मिंग हायर देन मेल, उसका निकाल लो 90% पे, निकाल सकते हो ना। समझे क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन के साथ ही आपको जाना है, आप इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो ना, यहाँ लिख दो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट की जगह फीमेल आर सिग्निफिकेंटली परफॉर्मिंग डिफरेंट देन मेल, वैसा कर दो, उसके लिए कैलकुलेट कर लो, कौन रोक रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर आ रही है। अच्छा अच्छा, शायद भावना की अप एंड डाउन हुई है, भावना आपका शायद इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ है, ठीक है। Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अपना इंडिपेंडेंट टेस्ट हो गया, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? सेम जो रहेगा ना हमारे पास, वो पेयर टी टेस्ट भी होता है। पेयर टी टेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ये वाला, इसी फॉर्मूले के ऊपर पेयर टी टेस्ट है। तो फटाफट एक एग्जांपल बता देता हूँ एंड देन ये टी टेस्ट में कंक्लूड करते हैं। ये पेयर टी टेस्ट का एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं भी वही कंक्लूजन था ना कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बोलेंगे ना कि भाई फीमेल आर परफॉर्मिंग, मतलब वन ग्रुप इज परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन अदर, अगर हमारे पास डिफरेंट वाली हाइपोथेसिस है। और अगर हमारे पास हायर या लोअर वाली, तो आप बोल सकते हो कि फीमेल्स आर परफॉर्मिंग सिग्निफिकेंटली हायर देन मेल, ये कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इशाद
अभी एक चीज ध्यान रखो, जितने भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये सब इंटरनेट में से मैं निकाल के बता रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हैं, अलग अलग एरियाज के हैं। आपको भी प्रैक्टिस करनी, सिर्फ गूगल पे लिखो पेयर टी टेस्ट एग्जाम्पल्स, मिल जाएंगे आपको, वहां से खोलो पीडीएफ की पीडीएफ मिलेगी, सीधे पीडीएफ, ये भी मैंने इंटरनेट से निकाला है एग्जाम्पल, और उसको सॉल्व करते जाओ जो भी मिलता जा रहा है। ठीक है, विद सॉल्यूशन मिलते हैं कई सारी चीजें, तो आप सॉल्यूशन को इनिशियली देखो मत, पहले आप सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करो कि आपने जो सोचा था वो सही है या गलत। ठीक है, अब पेयर टी टेस्ट का एग्जांपल क्या है, 30 सेट ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स वर एनरोल्ड इन द स्टडी टू मेजर द इफेक्ट ऑफ होम एनवायरनमेंट ऑन सर्टेन सोशल एटीट्यूड। मतलब अभी इन्होंने क्या किया है कि 30 सेट्स लिए हैं ट्विन्स के, मतलब एक ही फैमिली, उसमें ट्विन अगर कोई बच्चा है तो ऐसे 30 फैमिलीज को लिया, 30 ट्विन्स के पेयर्स को लिया। ठीक है, और उसमें से क्या किया, उसमें से ट्विन मतलब दो बच्चे हैं एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही फैमिली में हुए हैं, एक ही जीन्स है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भाई दोनों जो ट्विन है, मतलब ट्विन अगर ट्विन में दो बच्चे लिए हैं तो दोनों जो भाई और बहन है या दोनों भाई हैं ट्विन के अंदर, तो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर बिहेव करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बिहेव करेंगे। दैट इज व्हाट वी कैन अज्यूम व्हेन दे बॉर्न, राइट। जैसे ही वो पैदा हुए वैसे ही वो अप्रोक्सीमेटली इन ऑल डायमेंशन सिमिलर होंगे, ये हम लोग सेफली अज्यूम कर सकते हैं, अगर इसीलिए ट्विन बोला है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ये ट्विन्स को लिए, ऐसे 30 ट्विन्स लिए, और जैसे ही वो मतलब पैदा हुए थे वैसे ही उनको दो अलग अलग एनवायरनमेंट में डाल दिया। पहला एनवायरनमेंट जो था वो उनका खुद का घर का एनवायरनमेंट, एंड दूसरा वाला जो था वो उन्होंने माइनॉरिटी एनवायरनमेंट में डाल दिया। माइनॉरिटी एनवायरनमेंट मतलब अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली। तो ट्विन का एक जो बच्चा था वो होम एनवायरनमेंट में था, और दूसरा जो था वो अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली के साथ में रहता था 1 साल के लिए। अब वो 1 साल के बाद रहने के बाद उनको वापस से हम लोगों ने गैदर किया, मिलाया एक साथ, और मिलाने के बाद उनका सोशल एटीट्यूड टेस्ट करने की कोशिश करी, और ये चेक करने की कोशिश करी कि भाई अभी अलग एनवायरनमेंट में रहने से क्या इनके ऊपर कुछ फर्क आया या नहीं। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर एन एटीट्यूडनल सर्वे वाज एडमिनिस्टर्ड, द डेटा अलोंग विद सम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉलो। ठीक है, the hypothesis that living in the minority environment leads to higher score on attitudinal survey। तो अभी हम लोगों को ये बताना है कि माइनॉरिटी एनवायरनमेंट में जो रह रहे हैं वो एटीट्यूडनल सर्वे पर हायर स्कोर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको पता करना है विद अल्फा। अल्फा मतलब वही हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.025। समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा? किसी को कोई डाउट है? गाइस कोई डाउट है तो बोलो जल्दी फटाफट, नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। चल तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 30 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 अप टू 15 ये रहे, और अगले 15 सैंपल ये है। ठीक है, ये इनका एटीट्यूडनल स्कोर है। पहला वो अगर अपने होम में रहते हैं तो ये स्कोर है, और अगर वो माइनॉरिटी फैमिली में रह रहे हैं तो ये रहा स्कोर। जैसे दो स्कोर हमारे पास आ गए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18, 8, -3, -1 एंड सो ऑन, ये हमारे पास स्कोर्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, तो अब सेम वही वाली चीजें हैं, सब कुछ वही की वही है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो आएगा वो टी कैलकुलेटेड का आएगा और कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो पहला हमारा नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस से जाएगा, तो नल क्या होगा, नल हो जाएगा स्कोर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू स्कोर ऑफ सेकेंड, मतलब होम वर्सेस माइनॉरिटी। अल्टरनेट क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी इज हायर देन होम। ऐसा हायर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, दूसरा अब ये तो पहला हो गया, अभी दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 टेल टेस्ट हो जाएगा। 1 टेल क्यों, क्योंकि हायर के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दे रखा है 0.25, 0.2025 आ गया आपके पास। फिर अगला क्या अगर हमारे पास जाएगा, टी कैलकुलेटेड निकालो। तो टी कैलकुलेटेड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इधर फॉर्मूला मैंने बताया था आपको टी कैलकुलेटेड का साइड पे। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और फॉर्मूला लगाने के बाद फिर टी टेबल जाना है। तो टी टेबल तो वही जैसे आप कैलकुलेट करते आ रहे हो वैसे टेबल से कैलकुलेट होगी टी टेबल, एंड देन कंपेयर होके
नल पे जाना है या अल्टरनेट पे जाना है, ये डिसाइड करना है। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ इस वाली स्टेज में है और कहीं भी नहीं है, और वो भी फॉर्मूले का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो एक बार फटाफट मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। ये कैलकुलेशन है इसका, ये अल्टरनेट नल आ गया, अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया आपको, क्रिटिकल वैल्यू अपने टेबल में से निकाल के रख दी, ये टेबल में आप कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू मिल जाएगी आपको। n-1 से 30 था तो 30 - 1 29 आया डिग्री ऑफ फ्रीडम, 30 - 1 29। ठीक है, अब टी कैलकुलेट करोगे तो ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर आपके पास क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर, मतलब वेरिएंस है। एक्चुअली जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, एनीवेज फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, मैं जैसा आपको बोल चुका हूँ, पाइथन में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहला मीन माइनस दूसरा मीन, उन सबकी वैल्यूज निकाल लो, पहला मीन माइनस दूसरे मीन का समेशन। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आया, 138 आया, पहले मीन माइनस दूसरे मीन का समेशन। जैसे टी कैलकुलेशन हमको करना है तो पहला मीन माइनस दूसरे मीन का समेशन, तो वो कैसे आएगा, तो ये जो हमारे पास है एक्स डी माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय एन, मतलब बोलेंगे तो ये क्या होता है, ये एक्स बार होता है, मतलब सी ये जो हमने निकाला है, ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिफरेंसेस आए इनको आप ऐड करो, ये जो ग्रे सेल वाले हैं 18 + 8 - 3 - 1 9 15 - 1 3, ये जो पूरा है इसको सम अप करो, इसका मीन निकालना है हमको, इसका एवरेज निकालना है डिफरेंसेस। तो ये जब इसको सम अप करोगे तो ये 138 आएगा। अब उसका मीन निकालना, तो 138 डिवाइड बाय 30 करोगे, 138 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो 4.6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों के डिफरेंस का एवरेज आता है। ठीक है, अब उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करना है हमको, तो स्टैंडर्ड एरर से करना है। मतलब वो क्या होता है, तो वो हमारे पास ये जो सम, ये अब इन्होंने क्या करा है कि इन सबको स्क्वायर किया है और सम करके रखा है, या फिर ये आपको दिया हुआ है 12 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है, तो ये जो भी आपके पास आया है इसको निकाला और डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, 42 आ गया। देन जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका स्क्वायर रूट लेना होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो था, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस स्क्वायर होता है, ये वेरिएंस होता है हमारे पास एस स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जो भी हमारे पास वेरिएंस आया था उसका स्क्वायर रूट निकाला आपने, और उस स्क्वायर रूट को आपने, ये देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और उसको स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ एन से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दिया तो 1.9 आया। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ गया है, ये भी आपके पास आ गया, दोनों को डिवाइड करोगे टी कैलकुलेटेड वैल्यू में। ठीक है, बार बार जो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा हूं मैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस हमने निकाला, वेरिएंस इज 1236 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 29, वो हमारे पास आ गया, बस खत्म हो गया, ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड आ गया। अब उसी को आपने टी टेबल निकाला, तो टेबल पे से निकालोगे तो टेबल पे से आपको जो वैल्यू मिली है वो कितना आया है, टेबल वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हो 2.45, तो अगेन ये 2.45 टेबल वाली वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगेन यू आर इनटू अल्टरनेट एरिया। ठीक है, ये आपने बनाया, ये बनाने के बाद ये वैल्यू आई आपके पास 2.045 और ये वैल्यू आई है 3.56, तो यू आर इन द अल्टरनेट एरिया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ जाएंगे, मतलब कि यस माइनॉरिटी फैमिली का एटीट्यूड के ऊपर फर्क आता है। ठीक है, क्लियर, तो ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं। एनीवेज बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि फॉर्मूले के ऊपर मत जाओ, टेंशन मत लो, पाइथन के थ्रू मैं आप लोगों को सब ये फॉर्मूले कैसे यूज करते हो बताऊं, बट ओवरऑल कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला एज इन वो लगेगा, कैलकुलेशन लगेगा। ठीक, कोई डाउट? तो सर ये पेयर्ड वाले में वेरिएंस दिया रहेगा क्या हमको? हाँ, वेरिएंस वगैरह दिया रहता है नाम वगैरह, नहीं रहता तो फिर कैलकुलेट करना है, देयर इज नो ऑप्शन। कैलकुलेट करने के लिए वही आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट में से वेरिएंस का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा,
और वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो घबराओ कुछ भी मत इसके अंदर, आप स्टूडेंट नहीं हो, यू आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल। तो उसमें इंटरनेट अवेलेबल होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला गूगल पे डालोगे सीधे मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधे मिल जाएगा, वो पुट करोगे एक्सेल फॉर्मेट में मिल जाएगा, एक्सेल में भी बने हुए फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अब वो सब चीजें मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, छोटे बच्चे जैसा कि भाई ये फॉर्मूला हमने यहाँ से वैल्यू उठाई यहाँ रखा है, ये सब चीजें नहीं बताऊंगा, थोड़ा गूगल कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है। तो एक्सेल में भी आपके पास है और गूगल से भी मिल जाएगा, ठीक है, बट कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? कुछ अगर नहीं समझाओ तो बताओ अभी इसमें। ऑल गुड? कोई क्वेश्चन हो फटाफट से बोलो। नहीं? ओके चलो, तो आज फिर हम लोग यहीं रुकते हैं, ये हमारा टी टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास अगला बचा है अनोवा, एंड देन आफ्टर अनोवा कुछ माइनर टेस्ट और रहेंगे, एंड देन पाइथन के अंदर एग्जीक्यूशन देखेंगे, एंड देन स्टैटिस्टिक्स विल बी ओवर एज इन की फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन और दूसरी जो चीजें चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी अगले वीक में आपको वही ट्राई करना है, टी टेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करो, ट्राई करो। और अभी तक में जितना हमने कवर किया है विच इज पाइथन, माईएसक्यूएल और जो भी हमारे पास है, जो आप लोगों ने कवर कर दिया, माईएसक्यूएल कुछ लोगों के लिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उनको मैं बाद में कवर करवाऊंगा, बट जिनका भी हो गया है तो माईएसक्यूएल में जो रहेगा वो 5 स्टार लाने की कोशिश करो, पाइथन के अंदर 5 स्टार लाओ, बहुत सारे लोग अभी तक नहीं लाए हैं, पाइथन में 2 स्टार लाने के बाद रुक गए हो। देन स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। तो ट्राई 3 to 4 डिफरेंट क्वेश्चन देन व्हाट आई हैव एक्सप्लेन ऑन टी टेस्ट, पेयर्ड इंडिपेंडेंट दोनों पे ट्राई करके 3 क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो, ठीक है। श्योर सर। चलो अगले वीक फिर मिलते हैं, एंड देन अनोवा कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।